और नमस्कार दोस्तों, और स्वागत है आप सभी लोगों का लर्न बी सतीश चैनल में। और आज हम आप सभी लोगों के लिए एक नई हिंदी ऑडियो बुक लेकर आए हैं जिसका नाम एटॉमिक हैबिट्स है। और इसके ज़रिए से अगर आप छोटे बदलाव करेंगे तो आपको असाधारण परिणाम इस बुक के ज़रिए से आपको मिल सकते हैं। और अच्छी आदतों को विकसित करने और बुरी आदतों को छोड़ने के आसान और अचूक उपाय इस बुक के ज़रिए से आप पा सकते हैं। अगर हम बात करें तो इस बुक को रिटेन किया है जेम्स क्लियर ने, जो कि एक बेस्ट सेलर बुक है। और इस बुक में टोटल हमारे पास 20 चैप्टर्स हैं जो कि लगभग 225 पेजेस में कंप्लीटेड है। और हम इस बुक का पहला अध्याय स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है मूल सिद्धांत, क्यों छोटे बदलाव बड़ा असर दिखाते हैं। तो इस बुक की मैं स्टार्टिंग कर रहा हूँ, छोटी छोटी आदतों की चमत्कारिक ताकत। पहला ही चैप्टर। तो ब्रिटिश साइकिलिंग की किस्मत 2003 में एक दिन बदल गई। ग्रेट ब्रिटेन में प्रोफेशनल साइकिलिंग को संचालित करने वाली एक संस्था ने हाल ही में नया परफॉर्मेंस डायरेक्टर डेव ब्रेल्सफोर्ड को रख लिया था। यह वह समय था जब ग्रेट ब्रिटेन में प्रोफेशनल साइकिलिस्ट करीब 100 वर्ष से साधारण दर्जे को झेल रहे थे। ब्रिटिश साइकिलिस्ट ने 1908 से लेकर अब तक सिर्फ एक बार ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था, जबकि साइकिलिंग की सबसे बड़ी स्पर्धा टूर डी फ्रांस में बहुत ही खराब प्रदर्शन किए थे। 110 वर्ष में किसी भी ब्रिटिश साइकिलिस्ट ने टूर डी फ्रांस में जीत हासिल नहीं की थी। वास्तव में ब्रिटिश साइकिलिस्ट का प्रदर्शन इतना निराशाजनक रहा था कि यूरोप के शीर्ष साइकिल निर्माताओं में से एक ने तो टीम को साइकिल बेचने तक मना कर दिया था, क्योंकि उन्हें डर था कि यदि उन्हें प्रोफेशनल देखेंगे कि ब्रिटिश साइकिल खिलाड़ी उनके गियर को प्रयोग में लेते हैं तो उनकी बिक्री घट सकती है। ब्रेल्सफोर्ड को ब्रिटिश साइकिलिंग को नए मार्ग पर लाने के लिए रखा गया था। एक रणनीति के प्रति उनकी एक कड़ी प्रतिबद्धता उन्हें पूर्व के कोचों से अलग करती थी। वे इस रणनीति को छोटी छोटी जीत या फायदे का संग्रह कहते थे। यह दर्शन इस बात पर आधारित है कि आप जो कुछ भी करें उस हर बात में मामूली सुधार की तलाश करते रहें। ब्रेल्सफोर्ड कहते थे, पूरा सिद्धांत इस बात पर आधारित है कि यदि साइकिल चलाने के लिए जो भी प्रयास किया जा रहा है उसे टुकड़ों में बांटकर आप देखेंगे और फिर उनमें 1% सुधार भी करेंगे तो आप जब समग्र रूप से इसे अमल में लाएंगे तो बहुत ज़्यादा बदलाव कर चुके होंगे। ब्रेल्सफोर्ड और उनके कोचों ने मामूली बदलाव से शुरुआत की जिसकी एक प्रोफेशनल साइकिलिंग टीम से आशा की जाती है। उन्होंने साइकिल की सीट को फिर से डिजाइन कराया ताकि यह अधिक सुविधाजनक हो सके एवं टायरों पर अल्कोहल रगड़ दिया ताकि वे अच्छी पकड़ ले सकें। और उन्होंने साइकिल चालकों से इलेक्ट्रिकली हीटेड पैंट्स पहनने को कहा ताकि मांसपेशियों का तापमान आदर्श रहे। साथ ही बायो फीडबैक सेंसर के प्रयोग से यह जांचा कि प्रत्येक एथलीट एक खास वर्कआउट के दौरान किस स्थिति में रहता है। टीम ने विंड टनल, एक विशेष सुरंग जिसमें लगातार हवा चलती है, उसमें कई वाहनों का भी परीक्षण होता है, में भी विभिन्न कपड़े पहनाकर परीक्षण किया। और आउटडोर में साइकिल चलाने के लिए प्रयुक्त सूट्स की बजाय इंडोर रेसिंग सूट्स का प्रयोग किया जो हल्के और ज़्यादा एरोडायनामिक साबित हुए। लेकिन वे इतने पर ही नहीं रुके। ब्रेल्सफोर्ड और उनकी टीम ने अनदेखे और अनुपेक्षित क्षेत्रों में भी 1% का सुधार करने का प्रयास जारी रखा। उन्होंने कई तरह के मसाज लोशन का प्रयोग करके देखा कि कौन सा तेज़ी से मसल्स को ठीक करता है। इसके लिए उन्होंने एक सर्जन रखा जिसने साइकिल चालकों को हाथ धोने का सबसे बढ़िया तरीका सिखाया ताकि वे ठंड की चपेट में आने से बच जाएं। उन्होंने यह भी बताया कि हर साइकिल खिलाड़ी को रात में सोने के लिए किस तरह का तकिया और गद्दा लेना चाहिए। यहाँ तक कि उन्होंने टीम का ट्रक भी भीतर से सफ़ेद रंग से पेंट करा दिया ताकि धूल के मामूली कणों को भी देखा जा सके जो पहले नज़र नहीं आते थे। इस तरह के सैकड़ों अन्य छोटे छोटे सुधार किए जो परिणाम इतनी तेज़ी से आए कि कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। ब्रेल्सफोर्ड के पद संभालने के बाद 5 साल ही ब्रिटिश साइकिलिंग टीम का 2008 के बीजिंग ओलंपिक में दबदबा रहा, जिसमें उसने सड़क और ट्रैक साइकिलिंग स्पर्धाओं में 60% स्वर्ण पदक जीते। 4 वर्ष बाद जब ओलंपिक का आयोजन लंदन में किया गया तो ब्रिटिश साइकिल खिलाड़ियों ने 9 ओलंपिक रिकॉर्ड्स और 7 विश्व रिकॉर्ड्स कायम किए। उस वर्ष ब्रैडली विगिंस पहले ब्रिटिश साइकिलिस्ट बने जिन्होंने
डी फ्रांस में जीत दर्ज की। अगले वर्ष उनकी ही टीम के अन्य साथी क्रिस फ्रूम ने यह रेस जीती और 2015, 16 और 17 में भी वे ही जीते। 6 वर्ष में ब्रिटिश साइकिलिस्ट ने 5 मरतबा टूर डी फ्रांस में जीत दर्ज की। ब्रिटेन के साइकिलिस्ट 10 वर्ष की अवधि में 2007 से 17 के बीच 178 विश्व चैंपियनशिप और 66 ओलंपिक अथवा पैरालंपिक स्वर्ण पदक जीत चुके थे। साथ ही उन्होंने 5 बार टूर डी फ्रांस में जीत हासिल की थी, जो साइकिलिंग के इतिहास में सबसे ज़्यादा सफल दौर माना जाता है। यह होता कैसे है? कैसे सामान्य एथलीट्स की एक टीम ऐसे मामूली बदलाव से विश्व चैंपियन बनकर खड़ी हो जाती है? तो पहली बार देखने पर इतने मामूली लगते हैं कि उनसे बहुत थोड़ा सा अंतर पड़ सकता है। क्यों छोटे छोटे सुधार एकत्र होकर इतने उल्लेखनीय नतीजे दे सकते हैं और किस प्रकार आप यह नज़रिया अपने जीवन में लागू कर सकते हैं? क्यों छोटी छोटी आदतें बड़ा बदलाव करती हैं? तो दैनिक जीवन में किसी निर्णायक क्षण के महत्व का आकलन बढ़ा चढ़ा कर करना और छोटे छोटे सुधारों को कम समझना बहुत ही आसान है। हम यही मानते हैं कि बड़ी सफलता में ज़्यादा प्रयास ज़रूरी है, भले ही वह वजन घटाने का मामला हो, कारोबार बढ़ाना हो, पुस्तक लिखना हो, चैंपियनशिप जीतना हो या किसी मकसद को प्राप्त करना हो। हम अपने आप पर इतना दबाव डालते हैं ताकि किसी तरह से कुछ ऐसा बदलाव हो सके कि हर कोई इस बारे में बात करे। इन सब के बीच 1% सुधार विशेष रूप से कोई मायने नहीं रखता। कभी कभी तो इस पर कोई ध्यान नहीं देता, लेकिन यह लंबे समय के लिए बहुत अर्थपूर्ण हो सकता है। छोटा सुधार लंबे समय में असाधारण अंतर दिखा सकता है। इसका गणित इस प्रकार से काम करता है: यदि आप प्रतिदिन 1% भी पहले से बेहतर होते हैं तो पूरे एक वर्ष में 37 गुना बेहतर बन सकते हैं। इसके विपरीत यदि आप एक वर्ष तक हर दिन 1% बेहतर होते हैं तो आप शून्य के करीब हो जाएंगे। भले ही छोटी जीत में शुरुआत हो या छोटी हार से यह एकत्र होकर कई गुना हो जाती है। आदतें आज सुधार का चक्रवृद्धि ब्याज होती हैं। जिस प्रकार से धन चक्रवृद्धि ब्याज में कई गुना बढ़ता है, उसी प्रकार से आपकी आदतों का प्रभाव बार बार करने पर बढ़ता जाता है। भले ही वे किसी दिन मामूली बदलाव के रूप में दिखती हों, लेकिन कई महीनों और वर्षों में इसका प्रभाव ज़बरदस्त हो सकता है। जब आप 2, 5 या कदाचित 10 वर्ष बाद पीछे की ओर देखते हैं तो आपको स्पष्ट दिखता है अच्छी आदतों के मूल्य क्या हैं, बुरी आदतों के लिए क्या कीमत चुकानी होती है। तो हर दिन 1% बेहतर होना, एक वर्ष में प्रतिदिन 1% खराब होना, लगभग अगर हम ऐसा करते हैं तो 0.03 मतलब हम गिर सकते हैं। एक वर्ष में प्रतिदिन 1% बेहतर होना, लगभग 37 गुना हम अच्छा हो सकते हैं। तो अगर 1% सुधार, 1% गिरावट की आपने बात की, हमने भी, तो आगे हम पढ़ते हैं। जीवन में प्रतिदिन इस अवधारणा को महसूस करना कठिन होता है। हम अक्सर छोटे बदलाव को इसलिए नकार देते हैं क्योंकि वे उस पल इतने उल्लेखनीय नहीं दिखाई देते। यदि आप आज थोड़ा भी पैसा बचाते हैं तो आप करोड़पति नहीं हो जाते। यदि 3 दिन जिम जाएंगे तो भी आप बेडौल ही रहेंगे। यदि आप हर रात 1 घंटा मैंडारिन पढ़ते हैं तो आप भाषा नहीं सीख पाते। हम कुछ बदलाव करते हैं लेकिन नतीजे तेजी से नहीं दिखाते और फिर हम पुराने ढर्रे पर ही लौट आते हैं। दुर्भाग्य से बदलाव की धीमी गति भी हमें बुरी आदतों की ओर प्रवृत्त करती है। यदि आज अपने सेहत को लाभ न पहुंचाने वाला भोजन खाया तो इससे ज़्यादा फर्क नहीं होगा। यदि आप देर रात तक काम करते हैं और अपने परिवार की अपेक्षा करते हैं तो वे आपको माफ़ कर देंगे। यदि आप एक दिन अपना प्रोजेक्ट टालते हैं तो उसे पूरा करने के लिए बाद में एक दिन अधिक लगेगा। एक फैसले को आसानी से खारिज किया जा सकता है, लेकिन जब आप खराब फैसलों से 1% गलती हर दिन करते हैं और छोटी गलतियां दोहराते चले जाते हैं, साथ ही छोटे छोटे बहानों को ही सही ठहराते हैं, तो हमारा यही चयन अंत में बढ़कर खराब नतीजा दे सकता है। यह कई गलतियों का संचय होता है। 1% गिरावट के कारण ही बाद में समस्याएं होती हैं। अपनी आदतों में बदलाव से जो प्रभाव होता है वह किसी विमान को अपने मार्ग से कुछ ही डिग्री बदलने के समान होता है। सोचिए कि आप लॉस एंजल्स से न्यूयॉर्क जा रहे हैं। यदि पायलट LX लॉस एंजल्स अंतर्राष्ट्रीय विमानतल से चलते हुए 3.5 डिग्री दक्षिण की ओर मुड़ जाता है तो न्यूयॉर्क की बजाय
आप वाशिंगटन डीसी में उतरेंगे। उड़ान भरते समय इतने मामूली बदलाव की ओर शायद ध्यान न जाता हो। भले ही विमान का अगला भाग कुछ फीट ही मुड़ा हो, लेकिन यह अंततः अमेरिका में ही आपको सैकड़ों मील दूर उतारेगा। इसी प्रकार के दैनिक जीवन की आदतों में मामूली बदलाव आपके जीवन को किसी और दिशा में ले जा सकता है। 1% बेहतर या 1% बदतर उस पल भले ही उल्लेखनीय न लगे, लेकिन कालांतर में यह भारी बदलाव दिखा सकता है। यदि आप क्या हैं और आप क्या हो सकते थे। सफलता प्रतिदिन की आदतों का उत्पाद है, जीवन में केवल एक बार बदलाव का नहीं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप अभी कितने सफल या असफल हैं, लेकिन फर्क इससे पड़ता है कि आपकी आदतें आपको सफलता के मार्ग पर डाल रही हैं या नहीं। आपकी अपने वर्तमान नतीजों की बजाय अपने वर्तमान मार्ग पर अधिक ध्यान देना चाहिए। यदि आप करोड़पति हैं और आप हर महीने से कमा रहे हैं, उससे अधिक खर्च कर रहे हैं, तो आपका रास्ता ठीक नहीं है। यदि आपके खर्च करने की आदत बदलती नहीं है, तो अंत अच्छा नहीं रहेगा। इसके विपरीत आप हर महीने कुछ न कुछ बचा रहे हैं, तो आप वित्तीय रूप से स्वतंत्र या स्वायत्त होने के मार्ग पर आगे बढ़ रहे होते हैं। भले ही आप कितना चाहते हैं उससे धीमी गति से चल रहे हों। आपके परिणाम आपकी आदतों का ही संकलन होते हैं। आपकी वित्तीय आदतों का परिणाम आपका नेटवर्थ है। खाने की आदतें ही आपका वजन निर्माण करती हैं। आपके सीखने की आदतों का परिणाम ही आपका ज्ञान है। आपकी सफाई की आदतों का नतीजा अलग दिखता है। आप जो दोहराते हैं वह आपको प्राप्त होता है। यदि आप अपनी भविष्यवाणी करना चाहते हैं कि आप जीवन में कहाँ पहुँचेंगे, तो आपकी छोटे फायदों और छोटे नुकसान दोनों का एक वक्र बनाना होगा। तो आप देखेंगे कि किस तरह से आप के दैनिक जीवन की पसंद नापसंद 10 या 20 वर्ष में आपको क्या परिणाम देंगे। क्या आप हर माह की कमाई से कम खर्च कर रहे हैं? क्या आप हर हफ्ते जिम जा रहे हैं? क्या आप पुस्तक पढ़कर हर दिन कुछ नया सीख रहे हैं? इस तरह के छोटे छोटे संघर्ष आपका भविष्य अपने आप बता देंगे। सफलता और असफलता के अंतर को समय बहुत बढ़ा देता है। आप जीवन को जो भी दे रहे हैं वह गणित सफलता और असफलता के अंतर को समय बहुत बढ़ा देता है। आप जीवन को जो भी दे रहे हैं वह गुणित होकर सामने आएगा। अच्छी आदतें समय को आपको दोस्त बना देंगी, खराब आदतें समय को शत्रु बना देंगी। आदतें दुधारी तलवार हैं। बुरी आदतें आसानी से आपको ख़त्म कर सकती हैं, जिस तरह से अच्छी आदतें आपको बेहतर बना सकती हैं। इसलिए इसे समझना बहुत महत्वपूर्ण है। आपका जानना आवश्यक है कि किस प्रकार से आदतें काम करती हैं और अपनी पसंद के अनुसार कैसे इन्हें बनाया जाए, ताकि आप इस दोधारी तलवार की एक धार से बच सकें। प्रगति वास्तव में होती कैसे है? सोचिए कि आपके सामने टेबल पर बर्फ़ का क्यूब रखा है। सामने कमरे में इतनी ठंडक है कि आप अपनी सांस को देख सकते हैं। यह तापमान 25 डिग्री है। कमरा धीरे धीरे गर्म होने लगता है। 26 डिग्री, 27, 28। आपके सामने रखी टेबल पर बर्फ़ का क्यूब अभी भी है। 29 डिग्री, 30, 31। अब तक कुछ नहीं हुआ। फिर 32 डिग्री बर्फ़ पिघलने लगती है। इससे पहले 1 डिग्री बढ़ने से इतना अंतर नहीं पड़ता था, लेकिन इस 1 डिग्री ने बड़ा परिवर्तन कर दिया। आपकी आदतें आपके लिए संयोजित हो सकती हैं या फिर विरोध में खड़ी हो सकती हैं। सकारात्मक संयोजन, नकारात्मक संयोजन। अगर हम सकारात्मक संयोजन में पॉइंट की बात करें तो उत्पादकता वाले अवयव। किसी एक दिन में एक अतिरिक्त कार्य पूरा करना एक छोटा सा कर्तव्य हो सकता है, लेकिन पूरे कैरियर के लिए वह बहुत मायने रखेगा। पुराने काम को स्वतः कर पाने के प्रभाव या किसी नए कौशल में निपुण होना भी उल्लेखनीय होता है। बिना सोचे आपके जितने भी काम संभालते हैं, आपका मस्तिष्क दूसरे क्षेत्रों में ध्यान केंद्रित करने को तैयार हो जाता है। दूसरा, तनाव के अवयव। ट्रैफिक जाम की कुंठा, पालन पोषण के दायित्व का भार, 2 वक्त की ज़रूरतों की पूरा करने की चिंता, थोड़ा अधिक ब्लड प्रेशर का तनाव के ये कारण हैं जो खुद ही संभल सकते हैं, लेकिन जब ये कई वर्षों तक बने रहते हैं तो सेहत के लिए गंभीर हो सकते हैं। ज्ञान के अवयव।
सकारात्मक संयोजन में। कोई एक बात सीख लेने से आप विद्वान नहीं बन जाते, लेकिन जीवन भर सीखने की प्रवृत्ति से आप में बदलाव आ जाता है। हर पुस्तक जो पढ़ रहे हैं वह आपको कुछ नया ही नहीं सिखाती, बल्कि पुराने ढर्रे पर सोचने के तरीकों में भी बदलाव लाती है। जैसा कि वॉरेन बफे कहते हैं, ज्ञान इसी तरह से कार्य करता है, यह चक्रवृद्धि ब्याज के समान बढ़ता जाता है। नकारात्मक विचारों के अवयव जितना अधिक आप सोचते हैं कि आप किसी काम के नहीं हैं, मूर्ख या सुंदर नहीं हैं, उतना अधिक आप जीवन को उसी रूप में देखने लगते हैं। इस तरह से आप विचारों में अवरुद्ध हो जाते हैं। इसी प्रकार से जब आप दूसरों के बारे में सोचते हैं तब भी यही होता है कि एक बार जब आप लोगों को क्रोधी, अन्यायी या स्वार्थी के रूप में देखने लगते हैं तो इसी तरह के लोग हर स्थान पर दिखने लगते हैं। संबंधों के अवयव लोग आपके ही व्यवहार का पलट कर जवाब देते हैं। जितना आप दूसरों की मदद करेंगे, अन्य लोग उतनी अधिक आपकी मदद करना चाहेंगे। थोड़ा अच्छा बनकर बात करने से उसके नतीजे आपको दिखने लगते हैं और मजबूत संबंध बन जाते हैं। क्रोध के अवयव बहुत कम ऐसा होता है कि दंगे, विरोध, आंदोलन किसी एक घटना का नतीजा हो। जब तक छोटे छोटे आक्रोश, हर दिन का बिगाड़ धीरे धीरे बढ़ता जाता है, फिर एक घटना घट जाती है और आक्रोश जंगल की आग के जैसा फैल जाता है। तो सफलता के पल अक्सर पूर्व के कामों के परिणाम ही होते हैं, जो बड़े बदलावों के लिए संभावनाएं तैयार करते हैं। यह स्थिति हर जगह देखने को मिल जाएगी। कैंसर अपने जीवन का 80% भाग तो पता चले बिना ही बिताता है, लेकिन फिर कुछ ही माह में शरीर को खत्म कर देता है। बांस पहले 5 वर्षों में बड़ा हुआ नहीं दिखता, क्योंकि वह जमीन के भीतर जड़ें जमाता रहता है और अगले 6 हफ्ते में 90 फीट तक बढ़ जाता है। इसी प्रकार से आदतें भी तब तक कोई फर्क नहीं डालती जब तक कि आप एक अहम सीमा को पार नहीं कर जाते और नए स्तर नहीं पा लेते। किसी अनुसंधान या तलाश के आरंभ और मध्य में अक्सर निराश की खाई होती है। आप सीधी रेखा में प्रगति की आशा करते हैं और पहले दिन एक हफ्ते और यहाँ तक कि कई माह तक जब तक बदलाव अप्रभावी दिखते हैं तो आप कुंठित हो सकते हैं। ऐसा नहीं लगता कि आप कहीं जा रहे हैं। यह किसी भी संयोजन प्रक्रिया का प्रमाण होता है। सर्वाधिक शक्तिशाली परिणामों में विलंब होता है। यह मूल कारणों में से एक है कि क्यों अस्थायी आदतें बनाना इतना मुश्किल होता है। लोग कुछ छोटे बदलाव करते हैं और उन्हें ठोस नतीजा नहीं मिलता तो वे इसे रोक देने का फैसला करते हैं। आप सोचते हैं, मैं कई महीने तक हर दिन तक थोड़ा दौड़ा तो मैंने अपने शरीर में बदलाव क्यों नहीं देखा। जब इस तरह के विचार हावी होते हैं तो अच्छी आदतों को दरकिनार करने का बहाना मिल जाता है, लेकिन अर्थपूर्ण बदलाव के लिए आदतों को लंबे समय तक बनाए रखना होता है। यदि आप इस पठार को पार कर सके, इसे मैं अंतर्निहित संभावनाओं का पठार कहता हूँ। यदि आप देखते हैं कि आप अच्छी आदतों को बनाने और बुरी आदतों को ख़त्म करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप सुधरने की क्षमता खो चुके हैं। अक्सर यह इस कारण से होता है कि आप अब तक अंतर्निहित संभावनाओं का पठार पार नहीं कर पाए हैं। कड़े परिश्रम के बाद भी सफलता हासिल न करने की शिकायत करना, कमरे को 25 से 31 डिग्री तक गर्म करने के बाद भी बर्फ का क्यूब न पिघलने की शिकायत करने जैसा ही है। आपका किया हुआ कर्म नष्ट या न व्यर्थ नहीं गया है, बल्कि यह जमा होते जा रहा है। जो भी घटना है वह 32 डिग्री पर होता है। जब आप अंततः अंतर्निहित संभावनाओं के पठार को पार कर लेते हैं तो लोग इसे रातों रात या अर्जित की गई सफलता कहते हैं। बाहर की दुनिया केवल यह नाटकीय घटना देखती है। जब आप सफलता प्राप्त करते हैं वह प्रतिक्रियाएं नहीं देखती जिनसे आप निकलते हैं, लेकिन आप जानते हैं कि आपका वह काम ही है जो आप लंबे समय से कर रहे थे, जिसके कारण आज आप उछाल ले सके। जबकि कभी ऐसा लगता था कि आप किसी तरह की प्रगति नहीं कर रहे हैं। मानो भूगर्भीय दबाव के समान ही होता है। जो 2 टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे के विपरीत रहकर लाखों वर्षों तक दूसरे को रगड़ती रहती हैं। तनाव धीरे धीरे बढ़ता जाता है, फिर एक दिन वे उसी तरह से एक दूसरे को रगड़ती हैं और जैसे वर्षों से चल रहा था, लेकिन इस बार तनाव बहुत अधिक हो जाता है और भूकंप आ जाता है। एकदम कुछ होने के पहले बदलाव लगातार होता रहता है।
महारत हासिल करने में धैर्य लगता है। एनबीए के इतिहास की सबसे पहले सफल टीम सेंट एंटोनियो स्पर्स ने समाज सुधारक जैकब रीज का एक कथन अपने लॉकर रूम में लटका रखा है, जब मुझे कोई भी मदद करता हुआ नहीं दिखता तो मैं पत्थर तोड़ने वालों की ओर देखता हूं जो चट्टान पर हथौड़ा चलाते हैं। करीब सैकड़ों बार वे चलाते होंगे तो भी उसमें दरार नहीं आती और सौ के बाद पहले ही हथौड़े में यह दो टुकड़ों में बंट जाती है और मैं जानता हूँ कि यह अंतिम हथौड़ा नहीं होता है जिसने इसे तोड़ा, बल्कि पहले भी हो जो चले हैं उनका भी असर होता है। प्रयासों के नतीजे अक्सर देर से ही मिलते हैं। कई माह या वर्षों के बाद हमारे द्वारा पहले किए गए काम का हम वास्तविक मूल्य समझ पाते हैं। यह निराशा की घाटी बना देता है जहां लोग हफ्तों और महीनों मेहनत करने के बाद भी बिना किसी परिणाम के हतोत्साहित महसूस करते हैं। हालांकि यह काम व्यर्थ नहीं जाता, यह जमा होने लगता है। हमारे पिछले प्रयासों का पूर्ण मूल्य काफ़ी समय बाद प्राप्त होता है। सभी बड़ी चीज़ें छोटी छोटी शुरुआतों से प्राप्त हो पाती हैं। हर आदत का बीज अकेला छोटा सा निर्णय रहता है, लेकिन जैसे ही वह फैसला बार बार आदत के रूप में उभरने लगता है तो वह मजबूत होने लगता है, वह जड़ें जमाता है और शाखाएं निकलने लगती हैं। और बुरी आदतों को ख़त्म करना ठीक अपने भीतर बलूत का एक तगड़ा वृक्ष उखाड़ने के समान है। अच्छी आदतों को बनाना ठीक हर दिन एक कोमल सुंदर फूल को उपजाने के समान है, लेकिन यह इस बात से तय होता है कि क्या हम उस बात के प्रति इतनी निष्ठा रखते हैं कि हम अंतर्निहित संभावनाओं के पठार पर आकर सफलता हासिल कर सकें। ऐसे कौन कौन से कारण हैं जो लोगों को अवांछित आदतों की ओर ले जाते हैं और दूसरों को अच्छी आदतों के समग्र प्रभाव का आनंद लेने देते हैं? लक्ष्यों को भूलकर व्यवस्था पर पूरा ध्यान दें। सामान्य बुद्धि मानती है कि हम जीवन में जो अर्जित करना चाहते हैं, जैसे अच्छा शरीर, सफल कारोबार, आराम का जीवन और कम चिंताएं, ज़्यादा समय दोस्तों और परिवारों के साथ बिताना, उसे प्राप्त करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि हम विशिष्ट और कार्रवाई योग्य लक्ष्य निर्धारित करें। कई वर्षों तक मैं भी अपनी आदतों को इसी प्रकार के अनुसार बनाता रहा। प्रत्येक लक्ष्य था जिसे प्राप्त करना था। मैंने स्कूल में ग्रेड्स के लिए, जिम में वजन के लिए, कारोबार में लाभ हासिल करने के लिए लक्ष्य निर्धारित कर लिए। कुछ में तो मैं सफल हो गया, लेकिन अधिकांश में विफल हो गया। धीरे धीरे मुझे समझ आया कि मेरे नतीजों का मेरे लक्ष्यों से बहुत कम लेना देना था। लगभग हर चीज़ का लेना देना उन व्यवस्थाओं से था जिनका मैंने पालन किया था। व्यवस्थाओं और लक्ष्यों के बीच क्या फ़र्क है, यह एक विशिष्टता है। सबसे पहले मैंने इस डिल्बर्ट कॉमिक के कार्टूनिस्ट स्कॉट एडम्स से सीखा। लक्ष्य हमेशा वे परिणाम होते हैं जिन्हें आप प्राप्त करना चाहते हैं। व्यवस्थाएं वे प्रक्रियाएं हैं जो आपके नतीजों की ओर ले जाती हैं। यदि आप कोच हैं तो आपका लक्ष्य केवल चैंपियनशिप जीतने का होता है। व्यवस्था वह तरीका है जिसके तहत खिलाड़ियों का चयन होता है, अपने सहायक कोचों को तैयार किया जाता है और अभ्यास किया जाता है। यदि आप उद्यमी हैं तो आपका लक्ष्य लाखों डॉलर कारोबार बनाने का होगा। आपकी व्यवस्था प्रोजेक्ट आइडिया का परीक्षण करने, कर्मचारी रखना और मार्केटिंग के लिए अभियान चलाना होगी। यदि आप एक संगीतकार हैं तो आपका लक्ष्य एक नई रचना को तैयार करना होगा। कितनी बार आप अभ्यास करते हैं, कितनी बार आप हिम्मत हार जाते हैं, मुश्किल उपायों से कैसे निपटते हैं, गुरु से फीडबैक लेने की प्रक्रिया आदि आपकी व्यवस्था है। अब एक रोचक प्रश्न है, यदि आप अपने लक्ष्यों की उपेक्षा करके पूरी तरह से व्यवस्था पर ध्यान देते हैं तो क्या आप सफल हो पाएंगे? उदाहरण के लिए, यदि आपका बास्केटबॉल कोच है तो स्पर्धा जीतने के लक्ष्य की अपेक्षा करके केवल इस बात पर ध्यान देते हैं कि टीम हर दिन किस तरह से अभ्यास कर रही है तो भी क्या परिणाम मिलेंगे? मैं समझता हूँ मिलेंगे। किसी भी खेल में अच्छे स्कोर के साथ फिनिश करना एक अच्छा लक्ष्य होता है, लेकिन स्कोरबोर्ड की ओर देखते हुए खेल पूरा करना हास्यास्पद हो सकता है। हर दिन कुछ बेहतर होना ही वास्तव में जीत का सही तरीका माना जाता है। 3 बार के सुपर बाउल विजेता विल बॉल्स के शब्दों में, स्कोर स्वयं अपनी चिंता कर लेगा। यही बात जीवन के अन्य हिस्सों में भी लागू होती है। यदि आप बेहतर परिणाम चाहते हैं तो लक्ष्य तय करना भूल जाएं, व्यवस्था पर ध्यान ज़्यादा दें। इसके मायने क्या है? क्या लक्ष्य बेकार की चीज़ है? बिल्कुल नहीं। लक्ष्य दिशा तय करते हैं, लेकिन व्यवस्था प्रगति
प्रगति करने के लिए सबसे उपयुक्त रहती है। समस्याएं तब बहुत सारी हो जाती हैं जब आप लक्ष्य के बारे में सोचने में ही बहुत समय बिता देते हैं और अपनी व्यवस्था को सुधारने में पर्याप्त समय नहीं देते। समस्या एक जीतने और हारने वालों के लक्ष्य समान होते हैं। समान लक्ष्य निर्धारित करना अस्तित्व बचे रहने के पूर्वग्रह से गंभीर रूप से ग्रस्त होता है। हम उन पर ध्यान देते हैं जो जीत जाते हैं, यानी जो दौड़ में बच जाते हैं। हम यह आकलन गलत करते हैं कि महत्वाकांक्षी लक्ष्य ने उन्हें सफल बनाया। हम उन लोगों को नज़रअंदाज कर देते हैं जिनका लक्ष्य भी जीत का ही होता है लेकिन वे सफल नहीं हो पाते। हर ओलंपिक खिलाड़ी स्वर्ण पदक जीतना चाहता है। हर उम्मीदवार नौकरी चाहता है। यदि सफल और असफल दोनों व्यक्तियों के लक्ष्य समान रहते हैं तो फिर लक्ष्य विजेताओं को हारने वालों में अलग नहीं करता है। टूर डी फ्रांस को जीतने के लक्ष्य ने ब्रिटिश साइकिलिस्ट को शिखर पर नहीं पहुंचाया था, तो वे तो हर वर्ष स्पर्धा जीतना चाहते थे, ठीक वैसे ही जैसा कोई अन्य प्रोफेशनल टीम चाहती है। यह लक्ष्य तो हमेशा ही रहा था। अलग परिणाम तभी आ पाया जब उन्होंने लगातार छोटे छोटे सुधारों की व्यवस्था लागू की। समस्या 2, लक्ष्य प्राप्त करना क्षणिक परिवर्तन मात्र होता है। सोचिए, आपका कमरा अस्त व्यस्त है और आपने उसे साफ करने का लक्ष्य रखा है। यदि आप ऊर्जा से भरकर वह करेंगे तो अभी ही वह साफ हो जाएगा, लेकिन यदि आप आलस की वही आदतें जारी रखेंगे जिनकी वजह से कमरा अस्त व्यस्त हुआ तो कमरे में नई गंदगी पसर जाएगी और फिर आप किसी और प्रेरणा की उम्मीद करने लगेंगे। आपको बार बार वही परिणाम मिलेंगे क्योंकि आप उसमें निहित व्यवस्था को बदल ही नहीं सके। आपने किसी लक्षण का उपचार बिना कारण जाने ही किया है। लक्ष्य को प्राप्त करने से जीवन में क्षण भर के लिए बदलाव होता है। सुधार के बारे में यह सहज ज्ञान के विपरीत है। हम सोचते हैं कि हमें अपने नतीजे बदलने की ज़रूरत है, लेकिन नतीजे समस्या नहीं है। वास्तव में हमें यह व्यवस्था या प्रणाली बदलनी चाहिए जो समस्या का कारण है। जब आप परिणाम के स्तर पर समस्या हल करते हैं तो वह अस्थायी रूप से हो पाती है। बेहतरी के लिए सुधार करना है तो आपको व्यवस्था के स्तर पर समस्या हल करनी होगी। जो इनपुट्स हैं उनमें सुधार कर लें तो परिणाम खुद सुधर जाएंगे। समस्या 3 है, लक्ष्य आपकी खुशियों को सीमित करते हैं। किसी लक्ष्य के बारे में अंतर्निहित अनुमान यह रहता है, एक बार लक्ष्य प्राप्त हो जाए तो मैं खुश रहूंगा। लक्ष्य के साथ तब समस्या हो जाती है जब आपकी मानसिकता बन चुकी होती है कि आप अगले पड़ाव की प्राप्ति तक खुशियाँ नहीं मनाएंगे। मैं इस झंझट में इतनी बार उलझा हूँ कि संख्या मुझे पता नहीं है। वर्षों तक खुशियाँ मेरे लिए भविष्य की बात बनकर रह गई थी। मैं खुद को ही वचन देता था कि एक बार मैं 20 पाउंड मांसपेशियाँ और बना लूँ या मेरे कारोबार का उल्लेख न्यूयॉर्क टाइम्स में हो जाए तो अंततः मुझे आराम मिलेगा। यही नहीं लक्ष्य या तो वह का टकराव पैदा करते हैं। या तो आप अपना लक्ष्य प्राप्त कर सफल होते हैं या फिर विफल हो जाते हैं और निराश हो जाते हैं। आप खुद को मानसिक रूप से खुशी को संकुचित सोच में बांध लेते हैं। यह गलत दिशा है। यह संभव नहीं है कि वास्तविक जीवन में आपका रास्ता वैसा ही हो जैसा खाका आपने अपने दिमाग में शुरुआत के वक्त बनाया था। सिर्फ एक परिदृश्य तक अपनी संतुष्टि को सीमित रखने का कोई मतलब नहीं है, जबकि आपके पास सफलता के कई मार्ग हैं। व्यवस्था पहले बनाने की मानसिकता तनाव से मुक्ति प्रदान कराती है। जब आप उत्पाद से ज़्यादा प्रतिक्रिया से प्रेम करने लगते हैं तो आपको खुश होने के लिए खुद को अनुमति नहीं देनी होती। आप कभी भी खुश हो सकते हैं क्योंकि प्रणाली या व्यवस्था काम करती जा रही है, और एक प्रणाली या व्यवस्था कई स्वरूपों में सफल हो सकती है। यह ज़रूरी नहीं है कि आपने जो सोचा हो उसी में सफलता मिले। समस्या 4 है कि लक्ष्यों को दीर्घकालिक प्रगति से टकराव। अंततः लक्ष्योन्मुखी मानसिकता आप पर उतार चढ़ाव का प्रभाव छोड़ेगी। कई धावक महीनों तक कड़ा परिश्रम करते हैं, लेकिन जैसे ही वे फिनिश लाइन को पार करते हैं वे प्रशिक्षण रोक ही देते हैं। रेस उन्हें और अधिक प्रेरित नहीं करती। जब आपका सारा परिश्रम किसी लक्ष्य को हासिल करने के लिए होता है तो उसे प्राप्त करने के बाद क्या रह जाता है। इसी कारण से कई लोग लक्ष्य प्राप्ति के बाद खुद को पुरानी आदतों की ओर मोड़ लेते हैं। लक्ष्य निर्धारित करने का मकसद किसी स्पर्धा को जीतना होता है, परंतु व्यवस्था या प्रणाली बनाने का मकसद खेल को खेलते रहना होता है।
वास्तविक लंबी सोच लक्ष्य विहीन सोच होती है। यह केवल एक लक्ष्य हासिल करने मात्र तक सीमित नहीं होती, यह सतत सुधार या परिशोधन का अंतहीन चक्र है। निश्चित रूप से यह किसी प्रक्रिया को लेकर आपकी प्रतिबद्धता है जो आपकी प्रगति का निर्धारण करेगी। छोटी छोटी आदतों की व्यवस्था। यदि आपको अपनी आदतों को बदलने में परेशानी होती है तो समस्या आप नहीं है, समस्या आपकी प्रणाली में है। बुरी आदतें खुद को बार बार दोहराती हैं, इसलिए नहीं कि आप उन्हें बदलना नहीं चाहते, बल्कि इसलिए बदलने की आपकी प्रणाली गलत है। आप अपने लक्ष्यों के स्तर तक ऊंचा नहीं उठते, आप प्रणालियों के स्तर तक नीचे जाते हैं। किसी एक लक्ष्य की बजाय पूरी प्रणाली व्यवस्था पर ध्यान केंद्रित करना ही इस पुस्तक के मूल विषयों में से एक है। एटॉमिक छोटी छोटी शब्द के पीछे भी गहरे अर्थ निहित हैं, लेकिन आप अब समझ गए होंगे कि छोटी आदतों के मायने मामूली बदलाव में मामूली लाभ, 1% सुधार। लेकिन छोटी आदतें केवल पुरानी आदतें नहीं होती, बल्कि कोई भी छोटा सुधार होती है। छोटी आदतें ही व्यवस्था या प्रणाली का अंग होती हैं। जैसे छोटे छोटे अणुओं से कण बनते हैं, वैसे ही छोटी छोटी आदतों से उल्लेखनीय नतीजों का निर्माण होता है। आदतें हमारे जीवन में अणु जैसी होती हैं, हर एक मूल इकाई के रूप में होती हैं जो समग्र सुधार में सहयोग देती हैं। पहले ये छोटी आदतें ज़्यादा महत्व की नहीं लगती, लेकिन जैसे ही ये एक के बाद एक बढ़ती जाती हैं तो ये बड़ी जीत का ईंधन बन जाती हैं, जिसकी कीमत आरंभिक निवेश से ज़्यादा होती है। वे छोटी और प्रबल दोनों होती हैं। यही एटॉमिक हैबिट्स छोटी आदत के मुहावरे का अर्थ है। नियमित अभ्यास या रूटीन को अपनाना ऐसा न केवल छोटा और करने में आसान होता है, बल्कि यह अतुल शक्ति का स्रोत भी होता है। यह संयुक्त वृद्धि की व्यवस्था का एक अहम अंग होता है। अध्याय का सार। आदतें आत्म सुधार का चक्रवृद्धि ब्याज होती हैं। प्रतिदिन 1% बेहतर होना लंबे समय में बहुत मायने रखता है। आदतें दो धारी तलवार होती हैं, वे आपके लिए भी काम कर सकती हैं और आपके विरोध में भी काम कर सकती हैं, इसलिए इसे विस्तार से समझ लेना ज़रूरी होता है। छोटे बदलाव अक्सर तब तक कोई अंतर नहीं बताते जब तक कि आप किसी अहम मंजिल तक नहीं पहुंच जाते। किसी भी संयुक्त प्रक्रिया में सर्वाधिक शक्तिशाली परिणाम देर से ही मिलता है, इसके लिए आपका धैर्य आवश्यक है। कोई भी छोटी आदत बड़ी प्रणाली या प्रक्रिया का हिस्सा होती है कि जिस प्रकार अणुओं से कण बनते हैं, उसी प्रकार छोटी छोटी आदतों से उल्लेखनीय परिणाम निकलते हैं। यदि आप अच्छे परिणाम चाहते हैं तो लक्ष्य निर्धारित करना भूल जाइए, इसकी बजाय अपनी प्रणाली या व्यवस्था पर ध्यान दें। आप अपने लक्ष्यों के स्तर तक ऊंचा नहीं उठते, आप प्रणालियों के स्तर तक नीचे जाते हैं। और हमारे पास दूसरा चैप्टर है, आदतें किस तरह आपकी पहचान बनाती हैं और इसके विपरीत। ऐसा क्यों होता है कि बुरी आदतों को बार बार करना आसान होता है और अच्छी आदतों को डालना मुश्किल होता है। दैनिक आदतों को सुधारने की तुलना में मुझे चीज़ें आपके जीवन पर अधिक प्रभाव डालती हैं, इसलिए संभव है कि अगले वर्ष इस समय तक आप कुछ बेहतर करने के बजाय वही कर रहे होंगे जो अभी कर रहे हैं। गंभीर प्रयास और यदा-कदा प्रेरणा के अचानक फूट पड़ने के बावजूद अच्छी आदतों को कुछ दिन से अधिक बनाए रखना कठिन लगने लगता है। शारीरिक अभ्यास, ध्यान, लिखना या खाना बनाना जैसी आदतें 1 या 2 दिनों के लिए तो ठीक लगती हैं, लेकिन बाद में ये तकलीफदेह लगने लगती हैं। तकलीफदेह मतलब परेशानी वाली लगने लगती हैं। हालांकि एक बार आदतें पड़ जाएं तो वे आपके साथ हमेशा के लिए टिकी रहती हैं। खास तौर पर अवांछित आदतें, भले ही आपकी मंशा अच्छी हो, लेकिन अस्वस्थकर आदतें जैसे जंक फूड खाना, बहुत अधिक टीवी देखना टालना या धूम्रपान छोड़ना असंभव सा लगता है। आदतों को बदलना तो 2 कारणों से चुनौती भरा होता है। पहला, हम गलत चीज़ बदलने की कोशिश करते हैं, और दूसरा, हम गलत तरह से अपनी आदतों को बदलने की कोशिश करते हैं। इस अध्याय में मैं पहले बिंदु पर बात करूंगा, बाद के अध्याय में दूसरे बिंदु पर उत्तर दूंगा। पहली गलती तो यह है कि हम गलत चीज़ को बदलना चाहते हैं। व्यवहार में मैं जो कह रहा हूँ उसे समझने के लिए 3 स्तरों को समझना होगा जिनमें बदलाव होता है। आप इसकी कल्पना प्याज की परतों के रूप में कर सकते हैं। पहली, बदलाव की 3 परतें होती हैं। सबसे पहली परत पहचान, दूसरी परत है प्रतिक्रिया एंड तीसरी परत है नतीजे। तो पहली परत आपके परिणाम में बदलाव, तो इसका संबंध आपके परिणामों को बदलने से होता है। वजन घटाना, पुस्तक प्रकाशित करना, स्पर्धा जीतना, आपके अधिकांश लक्ष्य परिवर्तन के इस स्तर से ही जुड़े होते हैं। दूसरी परत
है प्रक्रिया में बदलाव। इस स्तर पर संबंध अपनी आदतों और प्रणालियों को बदलने से होता है। जिस जिम में एक नया रूटीन बनाना, अपनी डेस्क को साफ करना ताकि बेहतर काम कर सकें, ध्यान की प्रक्रिया विकसित करना, जो ज़्यादातर आदतें आप बनाते हैं वे इस स्तर से ही जुड़ी होती हैं। तीसरी और सबसे गहरी परत, आपकी पहचान में बदलाव। तो यह स्तर आपकी धारणाएं बदलने से संबंधित होता है। दुनिया के बारे में आपको राय, खुद की इमेज, खुद को और दूसरों को देखने का तरीका, अधिकांश धारणाएं, अनुमान और पूर्वाग्रह इसी तरह से संबंधित होते हैं। आपको जो प्राप्त होता है वे परिणाम होते हैं, प्रक्रियाएं वह हैं जो आप करते हैं। आप पहचान आपके विश्वास से जुड़ी होती है। जब अस्थायी आदतें विकसित करने की बात आती है, जब 1% सुधार की प्रणाली विकसित करने की बात आती है, तो समस्या यह नहीं होती कि एक स्तर दूसरे की अपेक्षा बेहतर है या बदतर। सुधार के हर स्तर अपने तरीके से उपयोगी होते हैं। समस्या बदलाव की दिशा में होती है। आदतें किस तरह आपकी पहचान बनाती हैं? तो कई लोग अपनी आदतों में बदलाव की प्रक्रिया इस बात पर केंद्रित करते हैं कि वे क्या अर्जित करना चाहते हैं। यह परिणाम आधारित आदतों का मार्ग प्रशस्त करता है। इसका विकल्प पहचान आधारित आदतें विकसित करना है। इस दृष्टिकोण से हम क्या बनना चाहते हैं इस पर केंद्रित करके शुरुआत करते हैं। तो परिणाम आधारित आदतें और पहचान आधारित आदतें। तो सोचिए कि दो लोग सिगरेट पीने का विरोध कर रहे हैं। जब सिगरेट उन्हें पेश की जाती है तो पहला व्यक्ति कहता है, नहीं धन्यवाद, मैं इससे छुटकारा पाने की कोशिश कर रहा हूँ। यह सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन वह व्यक्ति अब भी यह मानता है कि वह सिगरेट पीने वाले लोगों में से है और कुछ अन्य करने का प्रयास कर रहा है। वे उम्मीद कर रहे हैं कि उनकी आदत इस धारणा को लेकर चलने से बदल जाएगी। दूसरा व्यक्ति जिसे सिगरेट दी जाती है वह कहता है, नहीं धन्यवाद, मैं सिगरेट नहीं पीता। बहुत मामूली सा अंतर है, लेकिन यह कहना है कि मैं सिगरेट नहीं पीता उस व्यक्ति की पहचान में बदलाव की ओर संकेत दे रहा है। सिगरेट पीना उसकी पिछली जिंदगी का हिस्सा था, अब वह नहीं पीता है, इसलिए उस व्यक्ति की पहचान सिगरेट पीने वाले व्यक्ति के रूप में नहीं की जा सकती है। ज़्यादातर लोग जब सुधार करने की शुरुआत करते हैं तो पहचान बदलने के बारे में सोचते भी नहीं। वे सिर्फ यह सोचते हैं, मैं इसकी परिणाम होना चाहता हूँ और यदि मैं इसी डाइट का अनुसरण करता रहा तो मैं प्रक्रिया हो सकूँगा, मैं स्किनी हो सकूंगा। वे लक्ष्य तय करते हैं और यह निर्धारित करते हैं कि क्या करना है ताकि लक्ष्य हासिल कर सके। उसमें वे उस धारणा की चिंता नहीं करते जो उनकी प्रक्रिया को चला रही है। वे खुद को किस तरह से देख रहे हैं उस नज़रिए को वे नहीं बदलते और न ही इस बात को मानते हैं कि उनकी पुरानी पहचान उनके बदलाव की नई योजना को खंडित कर सकती है। हर प्रणाली में होने वाले कार्यों के पीछे धारणाओं का एक तंत्र रहता है। लोकतंत्र की प्रणाली आज़ादी, बहुमत का शासन और सामाजिक समानता की धारणा पर टिकी है। तानाशाही की प्रणाली अलग धारणाओं पर टिकी है, जिसमें सारे अधिकार किसी एक के हाथ में होते हैं और कठोर आज्ञापालन होता है। तो लोकतंत्र में आप कई तरीके सोच सकते हैं ताकि अधिक से अधिक लोग वोट दें, लेकिन इस तरह के बदलाव की उम्मीद तानाशाही में नहीं होती है या तानाशाही प्रणाली की पहचान नहीं है। वोट देना ऐसा व्यवहार है जो कुछ तरह की धारणाओं में असंभव है, चाहे हम किन्हीं व्यक्तियों, संगठनों या समुदायों की बात करें, लेकिन इस तरह का पैटर्न वहाँ भी होता है। धारणाओं और अनुमानों के कुछ ढांचे होते हैं जो प्रणाली को आकार देते हैं। इसमें निहित आदतों से पहचान बनती है। जो व्यवहार स्वयं के प्रतिकूल होगा वह लंबे समय तक नहीं चलेगा। यदि आप अधिक पैसा चाहते हैं और आपकी पहचान उन लोगों में से है जो कमाने से अधिक खर्च करते हैं, तो आप हमेशा अर्जित करने के बजाय खर्च करने में ही प्रवृत्त होते रहेंगे। आप अच्छी सेहत चाहते हैं, लेकिन यदि आप हमेशा आराम को ही प्राथमिकता देते रहेंगे तो शरीर की ट्रेनिंग के बजाय आप आराम करते रहेंगे। यदि आप अपने जीवन की पुरानी धारणाओं को नहीं बदलते तो अपनी आदतों को बदलना बहुत मुश्किल है। आपके पास एक नया लक्ष्य और नई योजना हो सकती है, लेकिन आप क्या हैं, आपने उसे नहीं बदला। बोल्डर, कोलोराडो के उद्यमी ब्रायन क्लार्क की कहानी इस उत्तम उदाहरण मानी जा सकती है। ब्रायन ने मुझे बताया कि जहाँ तक मुझे याद है कि मुझे अपने नाखून चबाने की आदत रही। जब मैं छोटा था तब घबराहट में नाखून चबाने से इस आदत की शुरुआत हुई थी। बड़े होने पर यह अवांछित आदत में तब्दील हो गई। एक दिन मैंने सोचा कि तब तक नाखून नहीं चबाना है जब तक वे बड़े ना हो जाएं। अपनी इच्छा शक्ति से मैंने वह कर दिखाया। फिर ब्रायन ने कुछ चमत्कारी किया। मैंने अपनी पत्नी से कहा कि पहली बार मेरा मैनिक्योर करा दे। मेरा सोचना था कि यदि मैंने नाखून के लिए पैसे देना शुरू कर दिया तो मैं उन्हें नहीं चबाऊंगा, और इसने काम कर दिखाया। लेकिन पैसे के कारण नहीं, मेरे नाखून मैनिक्योर के कारण सुंदर हो गए थे। या पहली बार मैंने देखा, मैनिक्योर करने वाले ने भी कहा कि मेरे नाखून
यदि चबाए न जाएं तो वे ये वास्तव में स्वस्थ और आकर्षक हैं। अचानक मुझे मेरे नाखूनों पर गर्व होने लगा। यह ऐसा था कि जिसके बारे में मैंने कभी इच्छा तक नहीं की थी और इसने मुझे अचानक से बदल कर रख दिया। मैंने उसके बाद एक बार भी नाखून नहीं कुतरे। इसी कारण से मैं अब गर्व से उनकी इतनी कद्र करता हूँ। जब आदत आपकी पहचान का हिस्सा बन जाए तो वह प्रेरणा का भीतरी स्वरूप होता है। यह कहने के लिए एक ऐसी बात है कि मैं इसी तरह का व्यक्ति हूँ जो यह चाहता था। यह उससे बहुत अलग है कि मैं ऐसा व्यक्ति हूँ जो ऐसा ही है। किसी पहचान विशेष पर यदि आप गर्व अनुभव करते हैं तो आप उतने ही अधिक प्रेरणा से भरे होंगे और उससे संबंधित आदतों से जुड़े होंगे। यदि आप अपने बालों के लुक पर गर्व करते हैं तो आप कई तरह की आदतें इसकी देख रेख से संबंधित बना चुके होंगे। यदि आपको अपने बाइसेप्स पर गर्व है तो आप कभी भी शरीर के ऊपर के हिस्से का वर्कआउट बंद नहीं करेंगे। यदि आपकी अपने द्वारा बनाए गए स्कार्फ पर गर्व है तो हफ्ते में आप कई घंटे स्कार्फ बुनने में लगाएंगे। एक बार आपकी गर्वानुभूति परिदृश्य में शामिल हो गई तो आप कैसे भी करके उस आदत को बनाए रखेंगे। वास्तविक रूप से व्यवहार का बदलना ही पहचान बदलना है। आप किसी प्रेरणा से ही आदत की शुरुआत करते हैं, लेकिन केवल एक ही कारण से आप उस आदत में बने रहते हैं, क्योंकि वह आपकी पहचान बन चुकी होती है। हर एक व्यक्ति खुद को जिम जाने एक या दो बार सेहतमंद खाना खाने के लिए तैयार कर सकता है, लेकिन यदि आप व्यवहार के पीछे की धारणा को नहीं बदलते तो लंबे समय तक इस पर चलते रहना कठिन होता है। सुधार तब तक अस्थायी रहते हैं जब तक कि वे उनका हिस्सा नहीं बन जाते जो आप हैं। लक्ष्य पुस्तक पढ़ने का नहीं, लक्ष्य पाठक बनने का है। लक्ष्य मैराथन में दौड़ने का नहीं, लक्ष्य धावक बनने का है। लक्ष्य वाद्य सीखने का नहीं, लक्ष्य संगीतकार बनने का है। आपका व्यवहार आपकी पहचान को प्रतिबिंबित करता है। आप जो करते हैं वह इस बात का संकेत है कि आप किस प्रकार के व्यक्ति हैं। आपकी धारणा इस पर निर्भर करती है कि आप इसे सजगता के साथ करते हैं या बिना सजगता के। शोध बताते हैं कि एक बार व्यक्ति किसी पहचान के पहलू पर धारणा बना लेता है तो वह उस धारणा के साथ और जुड़ता चला जाता है। उदाहरणता के लिए, जो व्यक्ति मतदाता के रूप में पहचाने जाते हैं वे उन लोगों की तुलना में वोट देने के अधिक इच्छुक होंगे जो कहते हैं कि हम वोट देना चाहते हैं। इसी प्रकार से जो व्यक्ति अपनी पहचान में एक्सरसाइज को शामिल कर चुका होता है उसे कभी प्रशिक्षण लेने के लिए समझने की जरूरत नहीं होगी। सही करना आसान है। कुल मिलाकर जब आपका व्यवहार और आपकी पहचान दोनों एक हो जाते हैं तो आपकी व्यवहार बदलने की आवश्यकता नहीं होती। आप उसी तरह से व्यवहार करते हैं जैसे आप हैं। आदत बनने के सभी पहलुओं की तरह यह भी दुधारी तलवार है। जब यह आपके लिए काम करती है तो पहचान बदल जाती है और आत्म सुधार का शक्तिशाली बल मिलता है। जब यह विपरीत काम करती है तो आपकी पहचान श्राप बनकर रह जाती है। एक बार आपने पहचान को अपने भीतर बैठा लिया तो अपनी निष्ठा उसके प्रति समर्पित करना आसान हो जाता है ताकि यह आप में बदलाव की क्षमता पर असर डाल सके। कई लोग संज्ञानात्मक नींद में ही जीवन निकाल देते हैं और उनकी पहचान से जुड़े मानकों का आंख बंद कर पालन करते रहते हैं। अचेतन, अर्धचेतन और चेतन आदि सभी शब्दों का उपयोग वैचारिक सजगता के अभाव के लिए किया जा सकता है। अकादमिक क्षेत्रों में भी इन शब्दों का अक्सर इस्तेमाल किया जाता रहा है बिना किसी सावधानी के। अवचेतन शब्द का उपयोग मैं इसलिए करना चाहूँगा कि यह बहुत व्यापक है, जिसमें दिमाग की दोनों प्रक्रियाएं आ जाती हैं, जहां हम सजग रहकर कभी नहीं पहुंच सकते और इस बात पर ध्यान नहीं देते कि हमारे आसपास क्या है। अचेतन से उन सब बातों का वर्णन होता है जिनके बारे में आप सजग रहकर नहीं सोच रहे होते। तो मुझे दिशाएं याद करने में परेशानी होती है। मैं सुबह उठ नहीं सकता, मैं लोगों के नाम याद नहीं कर रख सकता, हमेशा मैं देर से पहुंचता हूं। टेक्नोलॉजी के मामले में मैं अच्छा नहीं हूं, मुझे गणित बहुत कठिन लगता है और भी अन्य हजारों बातें हैं। जब कोई कहानी स्वयं के लिए लगातार वर्षों तक चलाते रहते हैं तो आपके एक मानसिक ढांचे में उतर जाते हैं और उसी को सच मानने लगते हैं। कुछ समय बाद आप कुछ कार्यों से इनकार करने लगते हैं। मैं यह कर ही नहीं सकता। आप अपनी खुद की छवि को बनाए रखने का भीतरी दबाव बहुत अधिक होता है और उसी तरह से व्यवहार करना आपकी धारणा का हिस्सा हो जाता है। आप खुद के विरोध को दरकिनार करने के तरीके ढूंढ लेते हैं। कोई विचार या कार्य आपकी पहचान से जितनी गहराई से संबंधित होता है उसे बदल पाना उतना ही कठिन हो जाता है, या भले ही गलत यह मानना आपके लिए सुविधाजनक हो जाता है कि आपकी संस्कृति की मान्यताएं, मतलब समूह की पहचान क्या है, अथवा आप वही करते हैं जिनसे आपकी छवि व्यक्तिगत पहचान बनी रहती है। किसी भी स्तर पर भी
भले ही वह निजी हो, टीम की हो, समुदाय की हो, सकारात्मक बदलाव में सबसे बड़ा अवरोध पहचान के संघर्ष से जुड़ा होता है। अच्छी आदतें युक्तिसंगत हो सकती हैं, लेकिन यदि वे आपकी पहचान से सामंजस्य नहीं रखती तो आप उन्हें आचरण में लेने से विफल रहेंगे। किसी भी दिन आप अपनी आदतों से संघर्ष कर सकते हैं, क्योंकि आप बहुत व्यस्त हैं या थके हुए हैं या फिर अभिभूत हैं या सैकड़ों अन्य कारण होते हैं। लंबे समय में आप अपनी आदतों से जुड़े नहीं रह पाते, क्योंकि आपकी स्वयं की इच्छा भी उसमें अवरोध बन जाती है। इस कारण से आप अपनी पहचान के एक पक्ष से जुड़ नहीं पाते। व्यक्ति प्रगति के लिए कुछ भुला देना जरूरी होता है। स्वयं का श्रेष्ठ रूप बनाने के लिए ज़रूरी होता है कि आप अपनी अवधारणाओं का संपादन करें और अपनी पहचान को उन्नत विस्तारित करें। इससे एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है, यदि आप धारणाएं और दुनिया के प्रति आपका नज़रिया आपके व्यवहार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो आखिर वे विकसित कैसे होते हैं? आपकी पहचान बनती किस तरह से है और आप आपकी पहचान के नए पहलुओं पर कैसे ध्यान दे सकते हैं जो आपके सहायक होते हैं, और धीरे धीरे उन चीज़ों को भी कैसे हटा सकते हैं जो आपकी राह में बाधा डालते हैं। पहचान बदलने के 2 चरणों की प्रक्रियाएं। आपकी आदतों से ही आपकी पहचान बन पाती है। आप पहले से तय धारणाओं के साथ पैदा नहीं होते हैं। हर मान्यता जो आप में है वह हालात और अनुभव के आधार पर सीखी गई है। सटीकता से कहें तो आप किस तरह से अपनी पहचान को मूर्त रूप देना चाहते हैं, वही आपकी आदतें हैं। आप जब अपना बिस्तर हर दिन लगाते हैं तो आप व्यवस्थित व्यक्ति के रूप में पहचान प्रदर्शित करते हैं। जब आप हर दिन लिखते हैं तो आप रचनात्मक व्यक्ति के रूप में पहचान प्रदर्शित करते हैं। जब आप प्रशिक्षण लेते हैं तो आप एक खिलाड़ी के रूप में पहचान प्रदर्शित करते हैं। जितना ज़्यादा आप अपना व्यवहार दोहराते जाएंगे उतना ही अधिक उस व्यवहार से संबंधित अपनी पहचान को सुदृढ़ करते जाएंगे। वास्तव में आइडेंटिटी शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द एसेसियंस से हुई है, जिसका अर्थ होता है कि दूसरा शब्द है आइडेंटिडेम, जिसका अर्थ है बार बार। आइडेंटिटी पहचान मतलब मूल रूप से आपके होने का दोहराव है। अभी आपकी जो भी पहचान है आप उसे ही मानते हैं, क्योंकि आपके पास उसके साक्ष्य हैं। यदि आप 20 वर्षों से नियमित रूप से चर्च जा रहे हैं तो आपके पास धार्मिक होने के साक्ष्य हैं। यदि आप हर रात 1 घंटा जीव विज्ञान पढ़ते हैं तो आपके पास साक्ष्य है कि आप पढ़ने वाले हैं। यदि आप बर्फ़ गिरने पर भी जिम जाते हैं तो आपके पास साक्ष्य है कि आप फिटनेस के प्रति वचनबद्ध हैं। जितने अधिक साक्ष्य आपके पास आपकी धारणाओं के होंगे उतनी मजबूती से आप उसमें विश्वास करेंगे। मेरे जीवन के प्रारंभिक दौर में मैं खुद को लेखक नहीं मानता था। यदि आप मेरे हाई स्कूल के टीचर या कॉलेज प्रोफेसर से पूछेंगे तो वे आपको कहेंगे कि मैं औसत लेखक रहा हूँ, कोई उत्कृष्ट नहीं। जब मैंने लेखन का करियर शुरू किया तो पहले के कुछ वर्ष तक मैं हर सोमवार गुरुवार को एक आलेख प्रकाशित कराता था। जैसे जैसे इसके साक्ष्य बढ़ते गए वैसे वैसे मेरी पहचान लेखक के रूप में बन गई। मैंने लेखक के रूप में कभी शुरुआत नहीं की थी, मैं अपनी आदतों से लेखक बन सका। इसमें संदेह नहीं कि आपकी आदतें न केवल आपकी पहचान को प्रभावित करती हैं बल्कि उनकी आवृत्ति से वे कई बार बेहद महत्वपूर्ण हो जाती हैं। जीवन का हर अनुभव आपकी छवि को संशोधित करता है। ऐसा भी नहीं कि एक बार आपने फुटबॉल पर किक मारी तो आप खुद को फुटबॉल खिलाड़ी के रूप में समझने लगे, या आपने एक चित्र बनाया तो आप स्वयं को कलाकार समझने लगे। लेकिन जैसे जैसे आप इस चीज़ को बार बार दोहराते हैं तो साक्ष्य एकत्र होते जाते हैं और आपकी खुद की छवि बदलना शुरू होती है। किसी एक अनुभव का प्रभाव धुंधला जाता है, लेकिन आदतों का प्रभाव समय के साथ पुनः आ जाता है, जिसका मतलब है कि आपकी पहचान बनाने में आपकी आदत सर्वाधिक साक्ष्य जुटाती रही। इस तरह से कह सकते हैं कि आपके खुद के निर्माण की प्रक्रिया आदतों के निर्माण की प्रक्रिया में निहित है। यह एक तरह का आक्रमिक विकास होता है। हम अपनी अंगुलियां चटकाते हुए बदल नहीं सकते और यह तय नहीं कर सकते कि हम एकदम बदल कर नए हो गए हैं। हम थोड़ा थोड़ा हर दिन आदत दर आदत के हिसाब से बदलते हैं। हमारे अंदर सतत रूप से सूक्ष्म व क्रमिक विकास होता रहता है। हर आदत एक सुझाव की तरह होती है। अरे शायद यही वह बात है जो मैं हूँ। यदि आप एक पुस्तक पूरी करते हैं तो आप ऐसे व्यक्ति होते हैं जो पुस्तक पढ़ना पसंद करता है। यदि आप जिम जाते हैं तो आप ऐसे व्यक्ति हैं जो एक्सरसाइज करना पसंद करता है। यदि आप गिटार बजाने का अभ्यास करते हैं तो आप ऐसे व्यक्ति हैं जो संगीत पसंद करना
जो संगीत पसंद करता है। हर कार्य आपके लिए एक ओट की तरह होता है कि आप किस तरह का व्यक्ति बनना चाहते हैं। सिर्फ कोई एक घटना आपकी पूर्व धारणाओं को बदल नहीं सकेगी, लेकिन जैसे ही वोट बढ़ते हैं वैसे ही आपकी नई पहचान के साक्ष्य भी बढ़ते हैं। यही कारण है कि अर्थपूर्ण बदलाव के लिए क्रांतिकारी बदलाव की ज़रूरत नहीं होती। छोटी छोटी आदतें नई पहचान के साक्ष्य देकर अर्थपूर्ण बदलाव लाती हैं, और यदि कोई बदलाव अर्थपूर्ण होता है तो यह वाकई में बड़ा होता है या छोटे छोटे सुधारों का विरोधाभास है। इन सबको एक साथ देखा जाए तो आप पाएंगे कि आदतें ही आपकी पहचान बदलने का मार्ग हैं। आप कौन हैं, इससे बदलने का सबसे ज़्यादा व्यवहारिक उपाय यही है कि आप जो करते हैं उसे बदल डालें। हर बार जब आप एक पेज लिखते हैं तो आप लेखक होते हैं। हर बार जब आप वायलिन का अभ्यास करते हैं तो आप संगीतज्ञ होते हैं। हर बार जब आप एक एक्सरसाइज शुरू करते हैं तो आप एक एथलीट होते हैं। हर बार जब आप कर्मचारी को प्रोत्साहन देते हैं तो आप लीडर होते हैं। हर आदत न केवल परिणाम लाती है बल्कि आपको बहुत कुछ सिखाती भी है, जैसे खुद पर विश्वास करना। आप यह विश्वास करना शुरू कर देते हैं कि आप इन चीज़ों को अर्जित कर सकते हैं। जब वोट बढ़ने लगते हैं तो साक्ष्य भी बदलने लगते हैं। आप जो कहानी खुद से कहते हैं वह भी बदलने लगती है। यह सही है कि यह बात विपरीत रूप से भी काम करती है। हर बार जब आप बुरी आदत को चुनते हैं तो यह आपकी उस पहचान के लिए वोट होता है। अच्छी बात यह है कि आपको परफेक्ट होने की ज़रूरत नहीं है। किसी भी चुनाव में दोनों पक्षों को वोट मिलते हैं। किसी चुनाव को जीतने के लिए आपको सर्वसम्मत वोट की नहीं बल्कि बहुमत की ज़रूरत होती है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप किसी खराब व्यवहार या फिर अनुत्पादकता आदत के लिए कुछ वोट दे देते हैं। आपका लक्ष्य तो समय के बहुमत को हासिल करना है। नई पहचान के लिए नए साक्ष्यों की ज़रूरत होती है। यदि आप उसी तरह से वोट करते रहे जैसे पहले से करते रहे हैं तो वैसे ही नतीजे आपको प्राप्त होंगे। यदि कुछ बदलते नहीं तो कुछ बदलेगा नहीं। यह एकदम सरल 2 चरणों की प्रक्रिया है। यह तय करें कि आप किस तरह के व्यक्ति बनना चाहते हैं। दूसरी चीज़, छोटी छोटी जीतों से कुछ खुद को साबित करें। पहले यह तय करें कि आप क्या बनना चाहते हैं। यह प्रत्येक स्तर पर हो सकता है, चाहे वह व्यक्ति हो, टीम हो, समुदाय हो या राष्ट्र हो। आप किसके समर्थन में रहना चाहेंगे, आपके सिद्धांत और मूल्य क्या हैं, आप किसके जैसा बनना चाहते हैं। ये बड़े सवाल हैं और कई लोग तय नहीं कर पाते कि शुरुआत कहाँ से करनी है, लेकिन वे जानते हैं कि किस तरह के नतीजे उनको चाहिए। वे 6 पैक एप्स बनाना चाहते हैं, कम बेचैन होना चाहते हैं या फिर अपना वेतन दोगुना करना चाहते हैं। यह अच्छी बात है। अब आप जिस तरह के व्यक्ति बनना चाहते हैं उसके परिणाम से उल्टा चलना शुरू कीजिए और पीछे तक आते हुए पूरा तरीका समझ लीजिए। आप अपने आप से पूछें, वह किस तरह का व्यक्ति होता है जो मेरी इच्छा वाला परिणाम हासिल कर सकता है। वह किस तरह का व्यक्ति होता है जो 40 पाउंड वजन कम कर सकता है। वह किस तरह का व्यक्ति होता है जो नई भाषा सीख सकता है। वह किस तरह का व्यक्ति होता है जो सफलता से स्टार्टअप चला लेता है। उदाहरण के लिए, वह किस तरह का व्यक्ति होता है जो पुस्तक लिख सकता है। संभवतः कोई ऐसा व्यक्ति जो नियमित और भरोसेमंद हो। अब आपका पूरा जोर पुस्तक लिखने, परिणाम आधारित के बजाय ऐसा व्यक्ति बनने की ओर चला जाता है जो नियमित और भरोसेमंद हो। यह प्रक्रिया इस तरह की मान्यताओं को बढ़ावा देती है, जैसे कि मैं इस तरह का टीचर हूँ जो विद्यार्थियों के लिए लड़ता है। मैं इस तरह का डॉक्टर हूँ जो हर रोग की ज़रूरत के हिसाब से समय और सहानुभूति देता है। मैं इस तरह का मैनेजर हूं जो कर्मचारियों की वकालत प्रबंधन के आगे करता है। एक बार आपने समझ लिया कि आपको किस तरह का व्यक्ति बनना है तो आप छोटे छोटे कदम उठाने लगते हैं ताकि आपकी इच्छित पहचान सुदृढ़ हो सके। मेरी एक दोस्त है जिसने 100 पाउंड तक वजन कम किया और उसने खुद से पूछा, एक स्वस्थ व्यक्ति क्या करता है। पूरे दिन वह इस सवाल को एक गाइड के रूप में प्रयोग में लाने लगी। क्या एक स्वस्थ व्यक्ति कैब लेगा या पैदल चल कर जाएगा। क्या एक स्वस्थ व्यक्ति बरीटो या सलाद ऑर्डर करेगा। उसने पाया कि यदि वह एक स्वस्थ व्यक्ति की तरह व्यवहार करती रही तो कुछ समय बाद वह उसी तरह की बन जाएगी। वह सही थी। पहचान आधारित आदतों की अवधारणा इस पुस्तक में शामिल अन्य प्रमुख विषय फीडबैक लूप्स से हमारा पहला परिचय कराती है। आपको आदतें आपकी पहचान को आकार देती हैं और आपको पहचान आपको आदतों को आकार देती है। यह 2 तरफा मार्ग है। सभी आदतों का बन जाना फीडबैक लूप होता है, लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि परिणाम के बजाय आपके मूल्य, सिद्धांत और पहचान इस लूप को संचालित करें। ध्यान हमेशा उस जैसा व्यक्ति बनने पर होना चाहिए, कोई खास नतीजा प्राप्त करने पर नहीं। आदतों की अहमियत का वास्तविक कारण।
पहचान में बदलाव, आदत में बदलाव का नॉर्थ स्टार होता है। इस पुस्तक के शेष भाग में आपको अपने भीतर, अपने परिवार, अपने टीम, अपनी कंपनी और जहां भी आप चाहते हैं उसमें बेहतर आदतों को डालने की कदम दर कदम निर्देश दिए गए हैं। लेकिन वास्तविक सवाल है, क्या आप उस प्रकार के व्यक्ति बन पा रहे हैं जैसे बनना चाहते हैं? पहला कदम क्या और कैसे नहीं है, वरन कौन है? आपको पता होना चाहिए कि आप क्या बनना चाहते हैं, अन्यथा बदलाव के लिए आपकी खोज बिना पतवार की नौका के समान होगी। और इसलिए हमें यहाँ इसे शुरू कर रहे हैं। आपके पास खुद के बारे में जो मान्यताएं हैं उन्हें बदलने की सामर्थ्य होती है। आपकी पहचान कोई जड़वत पत्थर जैसी नहीं है। हर क्षण आपके पास अपनी पसंद होती है। आप आज चुनी गई आदतों के आधार पर उस पहचान को चुन सकते हैं जिसे आप आज अपनाना चाहते हैं। यही इस पुस्तक का गहरा उद्देश्य है। आदतें क्यों मायने रखती हैं उसका वास्तविक कारण है। अच्छी आदतों को बनाने से तात्पर्य ऐसा नहीं है कि पूरे दिन इसमें खुद को झोंक दिया जाए या हर रात एक दांत चमकाना, हर सुबह ठंडे पानी का शावर लेना या हर दिन एक ही कपड़े पहनना जैसा नहीं है। यह सफलता के लिए बाहरी परिणामों को हासिल करने के बारे में भी नहीं है, जैसे ज़्यादा पैसे कमाना, वजन घटाना या तनाव घटाना। आदतें आपको यह सब उपलब्ध करा देंगी, लेकिन बुनियादी रूप से आदतों से तात्पर्य कुछ प्राप्त कर लेना नहीं है, उनका तात्पर्य कुछ बनना होता है। अंततः आपकी आदतें मायने रखती हैं क्योंकि वे आपको ऐसा व्यक्ति बनने में मदद करती हैं जो आप बनना चाहते हैं। आदतें ऐसा मार्ग होती हैं जिसके माध्यम से आप अपने बारे में सबसे गहरी मान्यताओं को विकसित करते हैं। अक्षरशः आप वही बनते हैं जो आपकी आदतें होती हैं। अध्याय का सार 3 स्तरों पर बदलाव होता है: परिणाम आधारित बदलाव, प्रक्रिया में बदलाव और पहचान में बदलाव। अपनी आदतों को बदलने का सबसे प्रभावी तरीका इस बात पर फोकस करना नहीं है कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं, बल्कि इस बात पर फोकस करना कि आप क्या बनना चाहते हैं। आपकी आदतों से ही आपकी पहचान बनती है। हर गतिविधि एक प्रकार से उस व्यक्ति जैसा बनने के लिए एक वोट के समान होती है जैसा बनने की आपकी इच्छा होती है। स्वयं का सर्वश्रेष्ठ संस्करण बनने के लिए आपको अपनी धारणाओं का सतत रूप से संपादन करना होगा और अपनी पहचान को उन्नत तथा विस्तारित करना होगा। वास्तविक कारण यह है कि आदतें इसलिए मायने नहीं रखती कि वे आपको बेहतर परिणाम दे सकती हैं, यद्यपि वे ऐसा कर सकती हैं, बल्कि इसलिए मायने रखती हैं क्योंकि वे खुद के बारे में आपकी मान्यताओं को बदल सकती हैं। तो हमारे पास तीसरा चैप्टर है, 4 सरल तरीकों से बेहतर आदतें कैसे बनाएं। तो एडवर्ड डॉर्नडाइक नाम के एक मनोवैज्ञानिक ने 1898 में एक प्रयोग किया था जिसने आदतें बनाने की प्रक्रिया और हमारे व्यवहार को निर्देशित करने वाले नियमों के बारे में हमारी समझ की आधारशिला रखी। एडवर्ड की रुचि पशुओं के व्यवहार के अध्ययन में थी और उन्होंने बिल्लियों पर कार्य शुरू किया था। पजल बॉक्स नाम के एक उपकरण में वे हर बिल्ली को डाल देते थे। बॉक्स इस तरह से तैयार किया गया था कि बिल्ली आसानी से एक दरवाजे से निकल जाए। इसके लिए बिल्ली को मामूली सा उपक्रम करना था, जैसे कि एक रस्सी का लूप खींचना था, एक लीवर दबाना था, एक प्लेटफॉर्म पर चढ़ना था। उदाहरण के लिए बॉक्स में एक लीवर था जिसे दबाने पर वह बॉक्स द्वार खोल देता था। एक बार दरवाज़ा खुल जाने पर बिल्ली बाहर निकलकर खाने के बर्तन की ओर भाग सकती थी। अधिकांश बिल्लियां बॉक्स में डालते ही भागने के बारे में सोचती थी। वे किनारों पर अपनी नाक डालती, पंजे से खुरसती या नोच कर खोलने का प्रयास करती। कुछ ही मिनटों के प्रयास के बाद सभी बिल्लियां उस जादुई लीवर को दबाने में कामयाब रहती और दरवाज़ा खोलकर भाग निकलती। एडवर्ड ने कई प्रयोगों में हर बिल्ली का व्यवहार जांचा। शुरुआत में सभी पशु बॉक्स ने यहाँ वहाँ ऐसे ही निर्देश घूमते रहे, लेकिन जैसे ही लीवर दबा और दरवाज़ा खुला वैसे ही सीखने की प्रक्रिया शुरू हो गई। धीरे धीरे हर बिल्ली लीवर दबाने के एक्शन से जुड़ती चली गई और क्योंकि उन्हें बॉक्स से बचकर भागने और खाना खाने का पुरस्कार मिल रहा था, यह व्यवहार 20 से 30 बार के ट्रायल में इतना आसान और उनकी आदत में आ गया कि वे कुछ ही सेकंड में भाग निकलती थी। उदाहरण के लिए एडवर्ड ने यहाँ लिखा, 12वीं बिल्ली ने इससे करने के लिए इस तरह का समय लिया, मतलब 160 सेकंड, 30 सेकंड, 90 सेकंड, 60, 15, 28, 20, 30, 22, 11 सेकंड, 15, 20 सेकेंड, फिर 12, 10, 14, 10, 8, 5, 10, 8, 6, 7 सेकेंड। तो पहले 3 ट्रायल्स में बिल्ली औसतन 1.5 मिनट में भाग पाई। अंतिम 3 ट्रायल्स में 6.3 सेकेंड लगे। अभ्यास से हर बिल्ली ने कुछ कम गलतियां की और उनकी गतिविधियां तेज तथा ज़्यादा स्वचालित हो गईं। गलतियों को दोहराने के बजाय बिल्ली सीधे ही हल की तरफ जाने लगी। अपने अध्ययन से एडवर्ड ने सीखने की प्रक्रिया को इस तरह समझाया कि जिन व्यवहारों के संतोषजनक परिणाम मिलते हैं वो दोहराव की ओर प्रवृत्त होते हैं, जिन व्यवहारों के निराशाजनक परिणाम मिलते हैं वे
उनका दोहराव होने की संभावना कम होती है। उनका यह कार्य इस बात की चर्चा करने का सटीक शुरुआती बिंदु है कि किस तरह से हमारे जीवन में आदतें बनती हैं, आदतें क्या हैं, क्यों दिमाग इन्हें बनाने की चिंता करता है। एडवर्ड का प्रयोग इन बुनियादी सवालों के जवाब भी देता है। आपका दिमाग क्यों आदतें बनाता है? आदत का अर्थ ऐसा व्यवहार होता है कि जिसे इतनी बार दोहराया जाता है कि वह स्वचालित हो जाता है। आदत बनने की प्रक्रिया प्रयोग और त्रुटि से शुरू होती है। जब भी जीवन में आपका सामना किसी नई परिस्थिति से होता है तो आपके दिमाग को एक फैसला लेना होता है, मैं इस पर क्या प्रतिक्रिया दूं। पहली बार जब आप किसी समस्या का सामना करते हैं तो आप तय नहीं कर पाते कि उसे कैसे हल करना है। एडवर्ड की बिल्ली की तरह आप वह सब करके देखते हैं जो उसने किया था ताकि काम बन सके। इस वक्त आपके मस्तिष्क में तंत्रिकाओं की गतिविधियां बहुत ही उच्च स्तरीय रहती हैं। आप बहुत ही सावधानी से स्थिति का विश्लेषण कर रहे होते हैं और किस तरह से काम करना है सजग होकर इसका निर्णय ले रहे होते हैं। आप अथाह नई जानकारी ग्रहण करते हैं और इन सब का कोई अर्थ निकालने की कोशिश में लगे होते हैं। मस्तिष्क व्यस्त रहकर सबसे प्रभावी कार्रवाई के बारे में सीखना रहा होता है। 4 सरल तरीकों से बेहतर आदतें कैसे बनाएं। तो आगे क्या है पेज में कि जैसे बिल्ली लीवर दबा रही होती है वैसे आप भी आप भी कई बार अचानक किसी हल पर पहुंच जाते हैं। आप बेचैन अनुभव कर रहे हैं और आपको पता चलता है कि दौड़ने से शांति मिल सकती है। दिन भर का काम करके आप थक जाते हैं और आपको पता चलता है कि वीडियो गेम्स खेलकर आपको शांति मिलती है। आप खोजते जाते हैं और खोजते जाते हैं फिर आपको अचानक कोई बड़ा पुरस्कार मिलता है। अप्रत्याशित पुरस्कार मिलने के बाद आप अगली बार के लिए अपनी रणनीति बदल लेते हैं। आपका दिमाग तत्काल उन घटनाओं की सूची बनाने लगता है जो पुरस्कार से पहले घटी थी। 1 मिनट रुकिए, यहाँ अच्छा अनुभव हुआ था, मैंने ठीक उसके पहले क्या किया था। सभी मानवीय व्यवहारों के पीछे यही फीडबैक लूप होता है। प्रयास करना, विफल होना, सीखना, अलग अलग तरह से कोशिश करना, अभ्यास से व्यर्थ की गतिविधियां निकल जाती हैं और सार्थक प्रयास जोरदार तरह से काम करने लगते हैं। आदत बनने की यही प्रक्रिया है। जब भी आप किसी समस्या से बार दो चार होते हैं तो आपका मस्तिष्क इसे हल करने की प्रक्रिया को स्वचालित करने लगता है। आपकी आदतें आपके द्वारा नियमित रूप से झेली जा रही समस्याओं और तनाव के स्वचालित हल की एक श्रृंखला होती है। व्यवहार वैज्ञानिक जेसन रेहा लिखते हैं, हमारे माहौल में बार बार सामने आ रही समस्याओं के विश्वसनीय ही हल आते हैं। जैसे ही आदतें बन जाती हैं मस्तिष्क में गतिविधियां घट जाती हैं। आप उन संकेतों से आत्मसात होते हैं जो सफलता की भविष्यवाणी करते हैं और शेष अन्य बातों की अनदेखी कर देते हैं। जब भविष्य में इस तरह की समस्याएं उत्पन्न होती हैं तो आपको सटीक रूप से पता होता है कि क्या करना है। किसी स्थिति के हर पक्ष का विश्लेषण करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। आपका मस्तिष्क प्रयोग और त्रुटि की प्रक्रिया को छोड़ देता है और मानसिक नियम को रचता है। यदि यह है तो फिर हल हुआ है। जब भी समस्या उपयुक्त हो तब इस संज्ञानात्मक कथानक का पालन स्वचालित रूप से किया जा सकता है। अब आप जब भी तनाव अनुभव करेंगे वैसे ही आप में दौड़ने की इच्छा होगी। जैसे ही आप काम से लौटेंगे आप हाथ में वीडियो गेम कंट्रोलर उठा लेंगे। एक विकल्प इसके लिए कभी कोशिश करनी पड़ती थी, अब वह स्वचालित हो गया है, आदत ढल चुकी है। आदतें मानसिक शॉर्टकट होती हैं जो अनुभव से सीखी जाती हैं। एक अर्थ में एक आदत उनकी कदमों की स्मृति है जो पहले किसी समस्या को हल करने के लिए आपने अपनाए थे। जब भी स्थितियां सही रहती हैं तो आप इस स्मृति को स्वचालित रूप से समस्या पर लागू करके उसे हासिल कर लेते हैं। मस्तिष्क भूतकाल को इसलिए याद कर लेता है ताकि उसे बेहतर ढंग से पता रहे कि भविष्य में क्या काम आएगा। यही इसका प्राथमिक कारण है। आदतों का बनना आश्चर्यजनक रूप से बहुत उपयोगी होता है क्योंकि चेतन मन को मस्तिष्क का अवरोध माना जाता है। चेतन मन एक बार में एक समस्या पर ही ध्यान दे सकता है। इसी के फलस्वरूप आपका मस्तिष्क हमेशा आपके सजग ध्यान का भंडारण करके रखता है ताकि आप सबसे जरूरी कार्य में उसे लगा सकें। जब भी संभव होता है चेतन मन को अचेतन मन को कार्य सौंप देना पसंद होता है जिससे वह इसे स्वचालित रूप से कर सके। आदत बन जाने के बाद सटीक रूप से यही होता है। आदतों के कारण संज्ञानात्मक भार कम होता है और मानसिक क्षमता मुक्त हो जाती है ताकि अन्य कार्यों पर आप अपना ध्यान केंद्रित कर सकें। क्षमता होने के बावजूद कुछ लोग आदतों के लाभों के बारे में अचरज करते हैं। तर्क यह होता है, क्या आदतें मेरे जीवन को सुस्त कर देंगी? मैं अपने आप को ऐसी जीवन शैली में नहीं ढाल सकता जिसमें मैं रस ना ले सकूं। क्या इस तरह का रूटीन जीवन की जीवंतता और सहजता खत्म नहीं कर देती?
मुश्किल से ऐसा होता है। इस तरह के सवाल एक झूठा विभाजन खड़ा कर देते हैं। वे आपको सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि आदतों को बनाने और स्वच्छंद रहने में किसी एक को चुनें। वास्तव में दोनों ही एक दूसरे के सहयोगी और पूरक हैं। आदतें कभी स्वतंत्रता में रुकावट नहीं डालती, वे तो स्वतंत्रता का सृजन करती हैं। वास्तव में जिन लोगों की किसी तरह की आदतें नहीं होती है, वह उन लोगों के पास कम से कम स्वतंत्रता होती है। अच्छी वित्तीय आदतों के बिना आप हमेशा हर डॉलर के लिए कठिनाई झेलेंगे। सेहतमंद आदतें न होने पर आप हमेशा ऊर्जा की कमी महसूस करेंगे। सीखने की अच्छी आदत के अभाव में आप हमेशा पिछड़ा हुआ अनुभव करेंगे। हमेशा यदि आपको मामूली कामों जैसे कि मैं एक्सरसाइज कब करूं, मैं लिखने कहाँ जाऊं, मैं बिलों का पैसा कब जमा करूं, यदि आदि के लिए भी फैसले लेने की नौबत आ जाए तो समझ लीजिए कि आपको स्वतंत्र रहने का समय नहीं मिल सकेगा। जीवन के मूल तत्वों को अपेक्षाकृत आसान कर ही आप दिमाग में वह जगह पैदा कर सकते हैं जब आप मुक्त होकर सोचें और रचनात्मक कार्य करें। इसके विपरीत जब आपकी आदतें बनी हुई होती हैं और जीवन के मूल तत्व संभले और संपादित होते हैं, तब आपका दिमाग नई चुनौतियों और अगली समस्याओं के हल में महारत हासिल करने पर ध्यान देने के लिए स्वतंत्र होता है। वर्तमान में आदतों को बना लेने से भविष्य में आप वह अधिक से अधिक कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। आदतें कैसे काम करती हैं उसका विज्ञान। 4 आसान कदमों में आदतें बनने की प्रक्रिया को बांट सकते हैं। संकेत, ललक, प्रतिसाद मतलब रिस्पॉन्स, पुरस्कार। इसे इन बुनियादी भागों में बांट देने से समझ में आ जाता है कि आदत क्या है, कैसे वह कार्य करती है। पहला, समय के अनुसार हम देखें तो संकेत, फिर ललक होनी चाहिए, दूसरा हमें रिस्पॉन्स मिलना चाहिए और उसके बाद पुरस्कार। तो ये 4 चरण ही हर आदत के मेरुदंड होते हैं और आपका दिमाग इन्हीं चरणों में इसी क्रम में हर समय काम करता है। पहले संकेत होता है, यह आपके मस्तिष्क को चालू करता है ताकि वह एक व्यवहार करे। एक सूचनाओं के अंश होते हैं जो प्रतिफल का अनुमान दे देते हैं। हमारे पूर्वज प्रागैतिहासिक अवधि में संकेतों पर ध्यान देते थे जो उन्हें खाने, पानी और मैथुन की स्थिति का भान कराते थे। आज हम अपने अधिक से अधिक समय उन संकेतों को समझने में लगाते हैं जो दूसरे स्तर के पुरस्कार जैसे धन, प्रसिद्धि, शक्ति और हैसियत, प्रशंसा और स्वीकृति, प्रेम और मित्रता तथा निजी संतुष्टि का भान कराते हैं। यह सही है कि ये काम अप्रत्यक्ष रूप से हमारे अस्तित्व के अवसरों और प्रजनन को सुधारते हैं। जो भी हम करते हैं या उसके पीछे का गहन उद्देश्य होता है। आपका दिमाग सतत रूप से आपके भीतरी और बाहरी वातावरण का विश्लेषण करके यह संकेत देता है कि आपके लिए कुछ फायदा या पुरस्कार कहाँ है, क्योंकि संकेत इस बात का पहली बार भान कराता है कि आप पुरस्कार के नज़दीक हैं, जो स्वाभाविक रूप से ललक बढ़ाता है। ललक दूसरा चरण है और यह हर आदत के पीछे की प्रेरक शक्ति है। प्रेरणा या इच्छा के बिना या बदलाव की किसी ललक के बिना काम करने का कोई कारण नहीं होता है। जो भी ललक है वह आपकी आदत नहीं बल्कि स्थिति में बदलाव है जो इसके फलस्वरूप होता है। आप में सिगरेट पीने की ललक नहीं होती बल्कि उससे जो राहत मिलती है उसकी इच्छा आपको होती है। दांत साफ करने से आप प्रेरित नहीं होते बल्कि मुंह साफ होने के एहसास से होते हैं। आप टीवी चालू करना नहीं चाहते बल्कि आप मनोरंजन चाहते हैं। हर ललक इच्छा से संबंधित होती है जो आपके भीतर की स्थिति को बदलना चाहती है। यह एक अहम बिंदु है जिस पर हम बाद में विस्तार से चर्चा करेंगे। ललक हर व्यक्ति में अलग अलग होती है। सिद्धांततः कोई भी सूचना आपकी ललक बढ़ा देती है, लेकिन व्यवहार में लोग एक तरह के संकेतों से प्रेरित नहीं होते। जुआरी के लिए स्लॉट मशीन की ध्वनि में वह बात होती है जो इसकी इच्छा को तीव्र करती है। कुछ लोगों के लिए जो कभी कभार जुआ खेलते हैं, कैसीनो की ध्वनियाँ मात्र पीछे से होने वाला शोर होती है। जब तक व्याख्या न हो तब तक संकेत व्यर्थ रहते हैं। देखने वालों के विचारों, एहसासों और भावनाओं से ही कोई संकेत ललक में बदल जाता है। तीसरा कदम प्रतिसाद होता है। प्रतिसाद की वास्तविक आदत होती है जो आप करते हैं जो एक विचार या कार्य का स्वरूप ले सकती है। कोई प्रतिसाद मिलता भी है या नहीं यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप कितने प्रेरित और व्यवहार से कितना अवरोध जुड़ा है। यदि किसी खास काम में आपकी इच्छा से अधिक शारीरिक या मानसिक प्रयास करने होते हैं तो आप उससे नहीं करेंगे। आपकी क्षमता के आधार पर भी आपके प्रतिशत तय होते हैं। या सुनने में आसान लगता है लेकिन आदत तभी बन सकती है जब आप उसे करने में समर्थ होते हैं। यदि आप बास्केटबॉल में बॉल फेंकने की इच्छा रखते हैं लेकिन आप पर्याप्त ऊंचा कूद नहीं सके तो आपकी किस्मत खराब है। अंततः प्रतिसाद आपको पुरस्कार देती है। हर आदत का अंतिम लक्ष्य पुरस्कार होता है। संकेत पुरस्कार को देखते हैं, ललक पुरस्कार पाने की इच्छा को व्यक्त करती है। प्रतिसाद से
मतलब रिस्पॉन्स से तात्पर्य पुरस्कार हासिल करने से। हम पुरस्कारों का पीछा इसलिए करते हैं क्योंकि इसमें दो बातें होती हैं, वे हमें संतुष्ट करती है, दूसरा वे हमें शिक्षित करती हैं। पुरस्कारों का पहला उद्देश्य आपकी ललक को संतुष्ट करना होता है। पुरस्कारों के स्वयं अपने लाभ होते हैं। खाना और पानी आपको ऊर्जा देते हैं जो जीवित रहने के लिए ज़रूरी है। पदोन्नत होने से ज़्यादा धन और सम्मान मिलता है। अपने शरीर को सही आकार में रखने से आप सेहतमंद होते हैं और डेटिंग आपकी संभावनाएं बढ़ा देती हैं। सबसे तत्कालिक लाभ यह होता है कि पुरस्कार खाने के प्रति कोई दर्जा हासिल करने के प्रति या स्वीकृति हासिल करने के प्रति आपकी ललक को संतुष्ट करते हैं। कम से कम एक पल के लिए तो पुरस्कार आपको ललक से तृप्ति और राहत प्रदान करते हैं। दूसरा, पुरस्कार हमें सिखाते हैं कि कौन सा काम भविष्य में भी याद रखा जाना है। आपका मस्तिष्क पुरस्कार को पहचान लेता है। जब आप जीवन को देखते हैं तो आपका तंत्रिका तंत्र सतत रूप से यह देखता है कि किस काम से आपकी इच्छा संतुष्ट हो रही है और प्रसन्नता मिल रही है। सुख और दुख के अनुभव फीडबैक तंत्र का हिस्सा है जो अनुपयोगी के स्थान पर विभिन्न उपयोगी काम करने में आपके दिमाग की मदद करते हैं। पुरस्कार फीडबैक लूप को बंद कर देते हैं और आदत चक्र को पूरा कर देते हैं। यदि किसी भी 4 चरण में व्यवहार पर अपर्याप्त है तो आदत नहीं बनेगी। संकेत को ही खत्म कर दिया जाए तो आदत कभी शुरू नहीं होगी। ललक को कम कर दें तो काम करने के लिए आपको प्रेरणा नहीं मिलेगी। व्यवहार को मुश्किल कर दीजिए तो आप इसे नहीं कर सकेंगे। यदि पुरस्कार आपकी इच्छा को संतुष्ट करने में सफल नहीं होता तो आप इसे भविष्य में फिर नहीं करेंगे। प्रथम 3 चरणों के बिना व्यवहार उभरेगा नहीं। सभी चारों के बिना व्यवहार दोहराएगा भी नहीं। तो आदत का चक्र, अगर आदत के चक्र के बारे में हम बात करें तो ये चलता किस प्रकार से है। तो ये चलता है संकेत, ललक, उसके बाद प्रतिसाद या फिर रिस्पॉन्स और उसके बाद पुरस्कार। ये इन्हीं चरणों में चलता रहता है। तो स्कैन कर लेता है। संक्षेप में कहें तो संकेत ललक को बढ़ाता है जो प्रतिसाद के प्रति प्रेरित करता है। यही सब पुरस्कार देता है और हमारी ललक को शांत करता है। अंततः इसका संबंध संकेत से ही होता है। ये चारों चरण एक साथ एक न्यूरोलॉजिकल फीडबैक लूप बनाते हैं। संकेत, ललक, रिस्पॉन्स और पुरस्कार। संकेत, ललक, रिस्पॉन्स, पुरस्कार स्वचालित आदत की रचना करते हैं। इसी चक्र को हैबिट लूप कहते हैं। ऐसा नहीं है कि 4 कदमों की यह प्रक्रिया कभी कभार होती है, बल्कि यह अंतहीन फीडबैक लूप है जो आपके जीवित रहने तक हर पल एवं लगातार चलती रहती है और हर गतिविधि पर सक्रिय रहती है। मस्तिष्क लगातार आसपास के वातावरण को स्कैन करता रहता है और अनुमान लगाता है कि आगे क्या होगा। विभिन्न प्रतिसादों को ढूंढता और परिणामों से सीख लेता है। समस्त प्रक्रिया कुछ क्षण में हो जाती है और हमें उसे बार बार बिना सोचे समझे दोहराते हैं, जबकि हर चीज़ पूर्व के क्षणों में ही समाहित रहती है। इन चारों को हम 2 चरणों में विभक्त कर सकते हैं, समस्या का चरण और हल का चरण। समस्या के चरण में एक संकेत तथा ललक होती है और आप समझ जाते हैं कि कुछ बदलने की जरूरत है। हल के चरण में रिस्पॉन्स और पुरस्कार आता है और यह तब होता है जब आप काम करते हैं और इच्छित बदलाव को हासिल कर लेते हैं। समस्या का चरण है संकेत और ललक, हल का चरण है रिस्पॉन्स और पुरस्कार। तो पूरा व्यवहार किसी समस्या को हल करने की इच्छा से चल रहा होता है। कभी कभी समस्या यह होती है कि आपको लगता है कि कोई चीज़ अच्छी है और आप उसे पाना चाहते हैं। कभी कभी समस्या आपके दर्जे के आभास की होती है जिससे आप राहत पाना चाहते हैं। दोनों हर तरह से आदत का मकसद आपके सामने आई समस्या को हल करने का होता है। तो समस्या का चरण और हल का चरण, इसमें तो पहला संकेत, आपके फ़ोन पर कोई नया मैसेज आया तो ललक आई, आप उस मैसेज को जानने की इच्छा रखते हैं। फिर रिस्पॉन्स में आप फ़ोन उठाकर मैसेज देखते हैं। पुरस्कार क्या होता है, संदेश पढ़ने की आपकी ललक पूरी होती है और फ़ोन को उठाना फ़ोन के बजने से संबंधित होता है। उसको आप संकेत में आप ईमेल का उत्तर दे रहे हैं। ललक क्या है, आप तनाव अनुभव करने लगते हैं और आप काम के बोझ से थकने लगते हैं और आप खुद को नियंत्रण में रखना चाहते हैं। फिर रिस्पॉन्स कहता है आप नाखून कुतरने लगते हैं। फिर पुरस्कार क्या, तनाव कम करने की आपकी ललक संतुष्ट होती है और नाखून कुतरना ईमेल के जवाब से संबंध रखता है। फिर क्या है संकेत में कि आप सुबह उठते हैं। फिर ललक होती है आप सचेत होना चाहते हैं। फिर क्या रिस्पॉन्स आता है, आप एक कप कॉफ़ी पीना चाहते हैं। और फिर उत्तर क्या आता है, सचेत होने की आपकी ललक पूरी होती है और कॉफ़ी पीने का संबंध जागने से है। तो फिर संकेत क्या, ऑफिस से निकलकर आप सड़क पर चलते हैं और आपको पास ही डोनेट की दुकान से खुशबू आती है। तो फिर ललक क्या आती है, आप डोनेट खाने की ललक रखते हैं। फिर
उसके बाद आपको रिस्पॉन्स क्या आता है, आप डोनेट खरीद कर उसे खाते हैं। फिर पुरस्कार क्या मिलता है, आप अपनी ललक डोनेट खाकर पूरी करते हैं, और डोनेट खरीदना आपके ऑफिस के करीब सड़क पर चलने से संबंधित है। तो एटॉमिक फिर समस्या का चरण फिर क्या है, और हल का चरण। तो ऐसे करके क्या है कि संकेत में आप काम में एक प्रोजेक्ट पर कहीं अटक जाते हैं, फिर ललक के आप अटका हुआ महसूस करते हैं और अपनी कुंठा से मुक्त होना चाहते हैं। फिर रिस्पॉन्स में क्या आता है, आप फ़ोन उठाते हैं और सोशल मीडिया देख लेते हैं। फिर पुरस्कार क्या मिलता है आपको, आपकी ललक पूरी होती है और आप राहत महसूस करते हैं। सोशल मीडिया को देखना काम के दौरान अवरोध आने से संबंध होता है। फिर संकेत क्या है, अगला संकेत, आप एक डार्क रूम में जाते हैं। फिर ललक क्या होती है, आप वहाँ देखना चाहते हैं। फिर रिस्पॉन्स क्या मिलता है, आप लाइट का बटन चालू करते हैं। फिर पुरस्कार क्या मिलता है, वहाँ देखने की ललक पूरी होती है और लाइट चालू करने का संबंध डार्क रूम में होने से संबंधित है। तो पेज में जो टेबल है उसमें आप कुछ उदाहरण देख सकते हैं कि वह वास्तविक जीवन में कैसा दिखता है। तो सोचिए कि आप डार्क रूम में जाते हैं और लाइट का स्विच चालू करते हैं। आप इसे आदत के रूप में इतनी बार किया है कि आप यह बिना सोचे कर देते हैं। आप चारों चरणों को क्षण भर में पूरा कर लेते हैं और कार्रवाई करने की तीव्र इच्छा बिना सोचे ही आपको प्रभावित कर देती है। जब हम वयस्क हो जाते हैं तब हम मुश्किल से ध्यान देते हैं कि आयतें हमारी ज़िंदगी को चला रही हैं। हम में से अधिकांश लोग इस बात पर चिंतन नहीं करते कि हर सुबह जब हम किसी एक ही पैर के जूते के फीते पहले क्यों बांधना आरंभ करते हैं, या उपयोग करने के बाद ही टोस्टर का प्लग क्यों निकालते हैं, या काम से लौटने पर आरामदायक परिधान क्यों पहनते हैं। मानसिक प्रोग्रामिंग के दशकों बाद हम खुद अपने आप इस तरह की सोच और काम के पैटर्न में चले जाते हैं। तो व्यवहार बदलने के 4 नियम। अगले अध्यायों में हम देखेंगे कि संकेत, ललक, प्रसाद और पुरस्कार जैसे बार बार लगभग हर उस बात को प्रभावित करते हैं जो हम हर दिन करते हैं, परंतु वह करने से पहले हमारे लिए यह जरूरी है कि हम इन 4 कदमों को व्यवहारिक संरचना में बदल दें ताकि हम अच्छी आदतों को बना सकें और बुरी आदतों को ख़त्म कर सकें। मैं इस संरचना का उल्लेख व्यवहार बदलने के 4 नियम के रूप में करता हूं, और यह अच्छी आदतों को बनाने और बुरी आदतों को ख़त्म करने के सरल नियम प्रदान करती है। आप हर नियम को एक लीवर जैसा मान सकते हैं जो मानव व्यवहार को प्रभावित करता है। जब ये लीवर सही स्थिति में होते हैं तो अच्छी आदतों को बनाने में प्रयास नहीं लगते। जब वे गलत स्थिति में होते हैं तो यह लगभग असंभव होता है। पहला नियम संकेत, इसे स्वाभाविक और स्पष्ट बनाएं। दूसरा नियम ललक है, इसे आकर्षक बनाएं। और तीसरा नियम रिस्पॉन्स है या प्रतिसाद, इसे आसान बनाएं। चौथा नियम है पुरस्कार, इसे संतोषप्रद बनाएं। तो हम इन नियमों को उलट कर यह जान सकते हैं कि खराब आदतें कैसे खत्म कर सकते हैं। तो पहला नियम का उलट संकेत, इसे अस्पष्ट बनाएं। दूसरे नियम का उल्टा है ललक का उल्टा, इसे अनाकर्षक बनाएं। तीसरे नियम का उल्टा क्या है, या फिर रिस्पॉन्स प्रतिशत, इसे कठिन बनाएं। चौथे नियम का उलट क्या है, अब पुरस्कार का उल्टा क्या है, इसे असंतोषजनक बनाएं। तो मेरे लिए यह दावा करना गैर जिम्मेदाराना हो सकता है कि ये 4 नियम किसी भी मानव व्यवहार को बदलने की संपूर्ण संरचना है, लेकिन मैं सोचता हूँ कि ये इसके बहुत आसपास हैं। आप जल्द ही देखेंगे कि व्यवहार परिवर्तन के लिए चारों नियम खेल से लेकर राजनीति, कला से लेकर दवाओं, कॉमेडी से लेकर प्रबंधन तक लगभग हर क्षेत्र पर लागू होते हैं, चाहे आप कैसे भी चुनौती का सामना कर रहे हों। तो नियमों को प्रयोग में लाया जा सकता है। हर आदत के लिए पूरी तरह अलग तरीका अपनाने की ज़रूरत नहीं है। जब भी आप अपने व्यवहार में परिवर्तन चाहें तो आप स्वयं से आसान सवाल पूछें, मैं इसे कैसे स्पष्ट बना सकता हूँ, मैं इसे कैसे आकर्षक बना सकता हूँ, मैं इसे कैसे आसान बना सकता हूँ, और मैं इसे कैसे संतोषप्रद बना सकता हूँ। यदि आपने कभी सोचा होता कि मैं क्यों नहीं करता जो मैं कहता हूँ कि मैं करने जा रहा हूँ, मैं क्यों वज़न कम नहीं कर पा रहा हूँ, या सिगरेट पीना बंद नहीं कर रहा हूँ, या सेवानिवृत्ति के लिए पैसा नहीं बचा रहा हूँ, या से कोई कारोबार क्यों नहीं कर रहा हूँ, किसी भी चीज़ को मैं क्यों अहम कहता हूँ लेकिन मैं उसके लिए कभी समय नहीं निकाल पाता। तो इन सवालों के जवाब इन 4 नियमों में ही कहीं मिल सकते हैं। अच्छी आदतों को बनाने और ख़राब आदतों को ख़त्म करने की कुंजी इन मूलभूत नियमों को समझने और अपने अनुसार उनमें बदलाव करने में छिपी होती है। हर लक्ष्य विफल होगा यदि यह मानव के मिजाज के विपरीत होगा। जीवन में जो तंत्र है उनके अनुसार आपकी आदतें बनती हैं। बाद के अध्यायों में हम इन नियमों पर एक के बाद एक चर्चा करेंगे और बताएंगे कि आप किस तरह से एक ऐसी प्रणाली बनाने में उनका उपयोग कर सकते हैं जिसमें अच्छी आदतें स्वाभाविक तौर पर उभरे और ख़राब आदतें लुप्त हो जाएं। तो अध्याय के सारे आदत व
अध्याय का सार आदत वह व्यवहार है जिसे कई बार दोहराया गया है, जिसके चलते वह अपने आप होती है। आदतों का मूल उद्देश्य जीवन की समस्याओं को हल करना होता है, जिसमें कम से कम ऊर्जा और प्रयास करने पड़े। किसी भी आदत को फीडबैक लूप में बांटा जा सकता है, जिसमें 4 कदम होते हैं: ललक, पहला संकेत, ललक और रिस्पॉन्स और पुरस्कार। व्यवहार बदलने के 4 सरल नियम हैं जिन्हें आप अच्छी आदतों को बनाने के लिए उपयोग कर सकते हैं। जिनमें पहला है, इसे स्पष्ट बनाएं, इसे आकर्षक बनाएं, इसे आसान बनाएं और इसे संतोषप्रद बनाएं। तो पहला नियम, इसे स्पष्ट बनाएं। तो अध्याय 4 हमारे पास है, वह व्यक्ति जो सही नहीं दिखता था। मनोवैज्ञानिक गैरी क्लेन ने एक बार मुझे एक कहानी बताई। यह कहानी एक महिला की थी जो पारिवारिक आयोजन में शामिल हुई थी। उसने कई वर्ष तक पैरामेडिकल स्टाफ में काम किया था। उस आयोजन में उसने अपने ससुर को देखा और बहुत बेहद चिंतित हो गई। महिला ने कहा, आप मुझे ठीक नहीं दिख रहे हैं। उसके ससुर पूरी तरह अच्छा अनुभव कर रहे थे। उन्होंने परिहास में उत्तर दिया, अच्छा, मुझे भी आप ठीक नहीं लग रही हैं। लेकिन महिला ने जोर देकर कहा, नहीं, आपको अभी अस्पताल जाने की ज़रूरत है। कुछ ही घंटे बाद उस व्यक्ति की ज़िंदगी बचाने के लिए सर्जरी हो रही थी। जांच में पता चला कि उस व्यक्ति की एक बड़ी धमनी में ब्लॉकेज था और उन्हें तत्काल दिल का दौरा पड़ने का खतरा था। अपनी पुत्रवधू के सहज ज्ञान के बिना उनकी मृत्यु भी हो सकती थी। पैरामेडिकल स्टाफ में रही उस महिला ने क्या देखा? कैसे उसे समझ में आया कि उनका स्वास्थ्य गड़बड़ और दिल का दौरा पड़ने वाला है? तो जब प्रमुख धमनियां अवरुद्ध हो जाती हैं, तब शरीर त्वचा की सतह के निकट गौण भागों से दूर महत्वपूर्ण अंगों को रक्त भेजने पर फोकस करता है। इसका परिणाम यह होता है कि चेहरे पर रक्त के संचार का पैटर्न बदल जाता है और कई वर्षों तक हार्ट के मरीजों के साथ काम करती हुई इस महिला में अनजाने में ही यह क्षमता विकसित हो गई थी कि वह देखते ही वह पैटर्न पहचान लेती थी। वह यह समझा तो नहीं सकी कि उसने अपने ससुर के चेहरे पर क्या देखा, लेकिन वह जानती थी कि कुछ तो गड़बड़ है। इस तरह की कहानियां अन्य क्षेत्रों में भी देखने को मिलती है। उदाहरण के लिए सैन्य विश्लेषक यह आसानी से पहचान सकते हैं कि रडार स्क्रीन पर आने वाली कौन सी ब्लिप दुश्मन की मिसाइल की और कौन सी उनके अपने बेड़े के विमान की है, जबकि दोनों समान गति से आ रहे होते हैं और समान ऊंचाई पर होते हैं। लगभग हर पहलू से रडार पर एक जैसे दिख रहे होते हैं। खाड़ी युद्ध के दौरान लेफ्टिनेंट कमांडर माइकल रेले ने एक मिसाइल को नष्ट करने का आदेश देकर पूरे बेड़े को बचा लिया था, जबकि यह रडार पर उनके अपने विमान जैसा ही दिखाई दे रहा था। उन्होंने उचित फैसला लिया था, लेकिन उनका आला अफसर भी यह नहीं समझ सके कि उन्होंने यह कैसे कर दिखाया। म्यूजियम के क्यूरेटर इस बात के लिए जाने जाते हैं कि वे आसानी से किसी प्रमाणिक कलाकृति और चतुराई से तैयार की गई नकली वस्तु में अंतर बता देते हैं, यद्यपि वे सटीक रूप से यह नहीं बता सकते थे कि किस जानकारी से वे ऐसा करते हैं। अनुभवी रेडियोलॉजिस्ट मस्तिष्क का स्कैन होने पर पहले ही बता देते थे कि किस और स्ट्रोक हो सकता है, जबकि अप्रशिक्षित रेडियोलॉजिस्ट को ये चिन्ह नज़र भी नहीं आते। मैंने यह भी सुन रखा है कि कुछ हेयर ड्रेसर बालों को छूकर बता देते हैं कि उनके पास आई महिला गर्भवती है या नहीं। तो मानव का दिमाग अनुमान लगाने वाली मशीन जैसा होता है। यह सतत रूप से आपके आसपास के वातावरण में आने वाली जानकारियों को ग्रहण करता है और उनका विश्लेषण करता रहता है। जैसा कि पैरामेडिकल स्टाफ में रही उस महिला ने चेहरे से दिल के दौरे का अनुमान लगा लिया, या सैन्य विश्लेषक ने रडार पर मिसाइल होने की घोषणा कर दी, वैसे ही आपका मस्तिष्क महत्वपूर्ण बातों को संज्ञान में लेना शुरू कर देता है। विवरण की छटाई करके प्रासंगिक संकेतों को रेखांकित करता है और भविष्य में इस्तेमाल के लिए सूचना का संकलन करता है। पर्याप्त अभ्यास से आपके संकेतों के आधार पर उन्हीं परिणामों की भविष्यवाणी कर सकते हैं। भले ही आपने इस पर सजगता से विचार न किया हो, आपका दिमाग स्वतः ही अनुभव से सीखे पाठों की कूट रचना तैयार कर लेता है। हम हमेशा समझा नहीं सकते कि हम क्या सीख रहे हैं, लेकिन सीखना लगातार चलता रहता है और किसी एक स्थिति में प्रासंगिक संकेतों को समझ लेने की आपकी क्षमता ही आपकी हरारत का आधार होती है। तो हम इस बात को कम करके आंकते हैं कि हमारा दिमाग और हमारी देह बिना सोचे कितना कुछ कर सकती है। आपके बालों से बढ़ जाने के लिए नहीं कहना पड़ता, कि दिल को पंप करने के लिए नहीं कहना होता, फेफड़ों को सांस के लिए नहीं कहना होता और ना ही पेट को पचाने के लिए कहना होता है। फिर भी आपका शरीर यह सब आसानी से ऑटो पायलट मोड में करता है। आप अपने सचेत शरीर से कहीं अधिक हैं। भूख लगने के बारे में सोचें। आपको कैसे पता चलता है कि आपको भूख लग रही है? या जरूरी नहीं कि आपको कुकीज़ देखकर या समझ में आए कि आपके खाने का समय हो चुका है। भोजन की इच्छा और भूख बिना सजगता के चलते रहते हैं।
आपकी देह में कई तरह के फीडबैक लूप्स होते हैं जो आपको उस समय सजग करते हैं जब फिर वे खाने के समय होता है। वे या फिर ये उस सब पर भी नज़र रखते हैं जो आपके पास और आसपास और भीतर चलता रहता है। शरीर में हार्मोन और रसायन के चलते ललक पैदा हो सकती है, अचानक भूख लगने लगती है, और जबकि आपको पक्का नहीं होता कि क्या हुआ था। हमारी आदतों का सबसे अधिक चकित करने वाला नज़रिया किस आदत के संकेत के लिए सजग होने की ज़रूरत नहीं होती है, आपको ये अवसर समझ लेते हैं और बिना सजगता से देखे इसके लिए काम करने लगते हैं। इससे उपयोगी आदतें बनती हैं, इसी कारण ये खतरनाक भी हो जाती हैं। जैसे ही आदतें बनती हैं आप स्वचालित और अचेतन दिमाग के निर्देशन में काम करने लगते हैं। आपकी इस बात का एहसास होने से पहले ही क्या हो रहा है, आप पुराने पैटर्न में ढल जाते हैं। जब तक आपको कोई बताता नहीं कि तब तक आपको पता ही नहीं चलता कि जब भी आप हंसते हैं आप अपना हाथ मुंह पर रख लेते हैं। कोई प्रश्न पूछने से पहले आप क्षमा मांगते हैं, या फिर आपकी आदत दूसरों के वाक्यों को पूरा करने की बन गई है। आप जितना अधिक इन पैटर्न का दोहराव करते हैं उतना ही आपको समझ में नहीं आ पाता कि आप क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। एक बार मैंने सुना कि एक रिटेल क्लर्क इस बात के लिए निर्देशित था कि जब ग्राहक कार्ड का बैलेंस पूरा कर ले तो उसका खाली गिफ्ट कार्ड काट दिया जाए। एक दिन क्लर्क ने लाइन में उन कुछ ग्राहकों को शेष बची नकदी दी जिन्होंने गिफ्ट कार्ड से खरीदारी की थी। जब अगला व्यक्ति आया तो क्लर्क ने ग्राहक का वास्तविक क्रेडिट कार्ड स्वाइप किया, एक कैंची उठाई और पूरा कार्ड ऑटो पायलट मोड में काट दिया। ग्राहक चौंका, उसके पहले कार्ड कट चुका था और क्लर्क को समझ में आया कि क्या हो गया। मैंने अपना रिसर्च में एक महिला को देखा जो कभी प्री स्कूल टीचर रह चुकी थी और बाद में वह कॉर्पोरेट की नौकरी में आ गई। उसकी पुरानी आदत छूटी नहीं, वह वयस्कों के साथ काम करने लगी थी, लेकिन फिर भी साथ काम करने वाले बाथरूम जाते तो उनसे पूछ लेती थी कि क्या आपने हाथ धोए। मुझे एक आदमी की कहानी पता चली। उसके कई वर्ष लाइफ गार्ड के रूप में निकले थे और वह जब भी किसी बच्चे को दौड़ता हुआ देखता वह चिल्लाता, पैदल चलो। कुछ समय में जो संकेत आपको आदतों को बढ़ाते हैं वे उतने सहज हो जाते हैं कि दिखते ही नहीं है। किचन के काउंटर पर ट्रीट, पलंग के करीब रिमोट कंट्रोल, जेब में फ़ोन, इन संकेतों के प्रति हमारा रिस्पॉन्स इतनी गहराई से रच जाते हैं कि ऐसा लगने लगता है कि भीतर से कोई काम करा रहा है। इस कारण से हमें व्यवहार में बदलाव की प्रक्रिया सजगता से शुरू करनी चाहिए। प्रभावी तरीके से नई आदतें बनाने से पहले हमें वर्तमान आदतों का प्रबंधन सीखना चाहिए। यह सुनने की बजाय करना ज़्यादा चुनौतीपूर्ण हो सकता है, क्योंकि एक बार आदत ने जीवन में जड़ बना ली तो वह ज़्यादातर मामलों में अचेतन और स्वचालित हो जाती है। यदि कोई आदत बिना दिमाग लगाए हो रही है तो आप उसे सुधारने की उम्मीद नहीं कर सकते। मनोवैज्ञानिक कार्ल युंग ने कहा था, जब तक आप अचेतन को चेतन नहीं बनाते तब तक यह जीवन को निर्देशित करता है और आप उसे भाग्य कहने लगेंगे। आदतों का स्कोर कार्ड। जापानी रेलवे सिस्टम को दुनिया के सर्वश्रेष्ठ सिस्टमों में शुमार किया जाता है। यदि आपको टोक्यो में कहीं ट्रेन से जा रहे हो तो आप कंडक्टरों में एक विशेष आदत देखेंगे। जैसे हर ऑपरेटर ट्रेन चलाता है तो वे एक रीत के तहत आगे बढ़ते हैं। इसमें विभिन्न चीज़ों को देखकर कमांड बोले जाते हैं। जब ट्रेन सिग्नल के पास पहुंचती है तो ऑपरेटर उसके बारे में बताता है और कहता है सिग्नल हरा है। जब भी ट्रेन स्टेशन को बाहर से निकलती है फिर स्टेशन पर आती है तो ऑपरेटर स्पीडोमीटर की ओर देखकर एकदम सटीक स्पीड बताता है। जब जाने का समय होता है तो ऑपरेटर टाइम टेबल की ओर देखकर टाइम बता देता है। प्लेटफॉर्म पर सभी कर्मचारी इसी प्रकार से व्यवहार करते हैं। प्रत्येक ट्रेन के छूटने से पहले स्टॉप के लोग प्लेटफॉर्म के किनारे को देख कर कहते हैं सब कुछ ठीक है। हर बारीक सूचना की पहचान की जाती है, उसकी तरफ इशारा किया जाता है और उसका नाम जोर से बोला जाता है। इस प्रक्रिया को फाइटिंग एंड कॉलिंग कहते हैं। यह सुरक्षा तंत्र है जो गलतियां कम करता है। यह मूर्खतापूर्ण लगता है लेकिन यह बहुत अच्छी तरह से काम करता है। फाइटिंग एंड कॉलिंग से गलतियां 85% और दुर्घटनाएं 30% कम हो चुकी हैं। न्यूयॉर्क सिटी में एक MTA सबवे सिस्टम से इसका संशोधित स्वरूप अपनाया। यह पॉइंट ओनली और इसके क्रियान्वयन के 2 वर्षों में गलतियों से होने वाली सबवे की दुर्घटनाएं 57% कम हो चुकी हैं। फाइटिंग एंड कॉलिंग बहुत प्रभावशाली क्योंकि यह सजग होने का स्तर और अचेतन आदत से ज़्यादा चेतना के स्तर तक बढ़ा देता है। क्योंकि ट्रेन ऑपरेटर अपनी आँखों, हाथों, मुंह और कानों का उपयोग करता है। कुछ भी गलत होने से पहले वह समस्या को बता देता है। मेरी पत्नी भी ऐसा ही करती है। जब भी हम किसी ट्रिप के लिए बाहर जा रहे होते हैं तो वह ज़रूरत की चीज़ों को बोलने लगती है। जैसे मैंने अपनी चाबियां रख ली, मैंने अपना वॉलेट रख लिया, मैंने चश्मा रख लिया, मैंने पति को भी रख लिया।
व्यवहार जितना जितना अपने आप होने लगेगा, आप उसके बारे में सोचना कम करने लगेंगे, और फिर जब कोई चीज़ हज़ारों बार कर देते हैं तो आपको उसकी उपेक्षा करने लगते हैं, और यह मानकर हम चलते हैं कि अगली बार भी ऐसा ही होगा, वैसा ही होगा जैसा पिछली बार हुआ था। जो हमने हमेशा किया है हम उसके इतने अभ्यस्त हो जाते हैं कि हम स्वयं से सवाल करना भी बंद कर देते हैं कि यह सही भी है या नहीं, यह सही भी है या नहीं। कामकाज में कई असफलताएं आत्म-सजगता के अभाव में होती हैं। आदतों को बदलने में हमारी सबसे बड़ी चुनौती उस बारे में सजगता कायम रखना है जो हम वास्तव में कर रहे हैं। इससे हमें यह समझने में मदद मिलती है कि क्यों बुरी आदतों का परिणाम हमें धीरे धीरे भुगतना पड़ता है। हमारे निजी जीवन में हमें पॉइंट एंड कॉल का सिस्टम अपनाना चाहिए। यह आदतों के स्कोर कार्ड का उद्गम है। अपने व्यवहार के बारे में सजग होने के लिए सरल अभ्यास है। इसे स्वयं बनाने के लिए अपनी दैनिक आदतों की एक सूची बनाएं। यह उस सूची का उदाहरण है जहां से आप शुरू कर सकते हैं। उठना, अलार्म बंद करना, फ़ोन देखना, बाथरूम जाना, खुद का वजन लेना, नहाना, दांत साफ करना, दांतों को फ्लॉस करना, डिओडोरेंट डालना, टॉवल सूखने डालना, ड्रेस पहनना, एक कप चाय बनाना इत्यादि। एक बार पूरी सूची बन जाए तो हर व्यवहार को देखिए और खुद से पूछिए क्या क्या यह अच्छी आदत है या खराब आदत है या न्यूट्रल आदत है। यदि यह अच्छी आदत है तो आपके पास में प्लस लिखिए, और यदि यह खराब आदत है तो माइनस। यदि न्यूट्रल आदत है तो बराबर लिखिए। उदाहरण के लिए जो ऊपरी जो सूची ऊपर दी हुई है इस तरह से दिख सकती है। उठना अच्छी है, दांत साफ करना प्लस है, अलार्म बंद करना न्यूट्रल है, दांतों को साफ करना प्लस है, फ़ोन देखना माइनस है, डिओड्रेंट लगाना प्लस है, बाथरूम जाना न्यूट्रल है, और टॉवल सूखने डालना न्यूट्रल है, वज़न लेना पॉजिटिव है, ड्रेस पहनना न्यूट्रल है, स्नान करना पॉजिटिव है, और एक कप चाय बनाना पॉजिटिव है। किसी खास आदत को किसी खास आदत को आप जो भी अंक देंगे वह आपकी स्थिति और लक्ष्यों पर निर्भर करेगा। कोई व्यक्ति जो वजन कम करना चाहता है वह हर सुबह पीनट बटर के साथ बैगल खाता है, जो एक खराब आदत है। लेकिन जो व्यक्ति अपने वजन में इजाफा चाहता है और मांसपेशियां बढ़ाना चाहता है उसके लिए यह व्यवहार अच्छा हो सकता है। यह सब निर्भर करता है कि आप किस दिशा की ओर काम कर रहे हैं। आदतों की स्कोरिंग अन्य कारण से भी बहुत जटिल होती है। दोनों अच्छी और बुरी आदतों के लेबल मामूली रूप से त्रुटिपूर्ण रहते हैं। कोई आदत अच्छी और बुरी नहीं होती है, आदतें बस प्रभावी होती हैं। वे समस्याएं हल करने के लिए प्रभावी रहते हैं। हर आदत किसी न किसी रूप में आपकी सेवा करती है, भले ही वे बुरी आदतें हों। इसलिए तो आप उन्हें दोहराते हैं। इस अभ्यास के लिए आदतों को श्रेणीबद्ध किया जाए ताकि वे किसी प्रकार से लंबी अवधि में आपको फ़ायदा पहुंचाएं। एक मिनट रुकना। हाँ। तो आदतों की स्कोरिंग अन्य कारणों से भी बहुत जटिल होती है। दोनों अच्छी और बुरी आदतों के लेबल मामूली रूप से त्रुटिपूर्ण रहते हैं। कोई आदत अच्छी और बुरी नहीं होती, आदतें बस प्रभावी होती हैं। वह समस्याएं हल करने के लिए प्रभावी रहती हैं। हर आदत किसी न किसी रूप में आपकी सेवा करती है, भले ही वह बुरी आदतें हों। इसलिए तो आप उन्हें दोहराते हैं। इस अभ्यास के लिए आदतों को श्रेणीबद्ध किया जाए ताकि वे किसी भी प्रकार से लंबी अवधि में आपको फ़ायदा पहुँचाएँ। आमतौर पर कहते हैं कि अच्छी आदतों का परिणाम सकारात्मक रहता है, खराब आदतों का परिणाम खराब होता है। हो सकता है कि सिगरेट पीने से अभी आपका तनाव कम हो, इस तरह से ये आपकी सेवा कर रही है, लेकिन यह लंबी अवधि में सेहतमंद व्यवहार नहीं रह पाएगा। यदि आपको तब भी यह तय करने में परेशानी हो रही कि किसी खास आदत की रेटिंग कैसे की जाए, तो एक प्रश्न मैं यहाँ प्रयोग में लाता हूँ। क्या वह व्यवहार मुझे वह बनने में मदद करेगा जो मैं बनना चाहता हूँ? क्या यह आदत मेरी इच्छित पहचान के पक्ष में या खिलाफ वोट देती है? वह आदतें तो आपकी इच्छित पहचान को प्राप्त करने के लिए बल देती हैं। आमतौर पर वे अच्छी होती हैं। आपकी इच्छित पहचान के खिलाफ जा रही आदतें खराब मानी जाती हैं। जैसे ही आप आदत का स्कोर कार्ड बनाते हैं तब पहले कुछ बदलने की आवश्यकता नहीं रहती। लक्ष्य सिर्फ यह देखना होता है कि वास्तव में चल क्या रहा है। अपने विचारों और कार्यों को देखें और इसमें किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुँचे या फिर भीतरी आलोचना नहीं करें। गलतियों के लिए खुद को भला बुरा कहना बंद कर दें, ना ही सफलता के लिए खुद को श्रेय देने का प्रयास करें। यदि आप हर सुबह चॉकलेट खा रहे हैं तो इसे स्वीकार कीजिए कि इसे ऐसे देखिए जैसे आप किसी अन्य को देख रहे हैं। या कितना रोचक होगा कि वे इस तरह की चीज़ कर सकते हैं। यदि आप अधिक खा रहे हैं तो सिर्फ यह देखिए कि आप अपनी ज़रूरत से ज़्यादा कैलोरी खा रहे हैं। यदि आप ऑनलाइन समय नष्ट कर रहे हैं तो यह देखिए कि आप जीवन को उस तरह से खर्च कर रहे हैं जिस तरह से आप कभी नहीं चाहते थे। खराब आदतों को बदलने का पहला कदम यह है कि उनसे सावधान रहें। यदि आप समझते हैं कि आपकी अतिरिक्त सहायता की ज़रूरत है तो आप जीवन में पॉइंटिंग एंड
कॉलिंग की तकनीक अपना सकते हैं। जो काम कर रहे हैं उसे तेज़ी से बोलिए कि आप उसे करना चाहते हैं और क्या परिणाम होगा, यह भी बोलिए। यदि आप जंक फूड की आदत को ख़त्म करना चाहते हैं लेकिन आपको अब आभास होता है कि आप कुकी उठाकर खा रहे हैं, तो ज़ोर से बोलिए, मैं इस कुकी को खा रहा हूँ लेकिन मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, इसे खाने से मेरा वज़न बढ़ेगा और सेहत प्रभावित होगा। आप अपनी खराब आदतें जोर से बोलने पर वास्तविक परिणाम ज़्यादा साफ दिखेंगे। बिना दिमाग लगाए पुरानी दिनचर्या में ढलने की बजाय इससे आपके काम में वजन भी आता है। यह नज़रिया तब भी उपयोगी होता है जब आप किए जाने वाले कामों की सूची में किसी एक काम को याद करने की कोशिश कर रहे होते हैं। बस तेज़ी से बोलना है, कल मुझे दोपहर खाने के बाद डाकघर जाना है। इससे इस बात की संभावनाएं बढ़ जाती हैं कि आप ऐसा करेंगे। आप खुद को ही अपने काम की ज़रूरत के बारे में बता रहे हैं, यही असली अंतर लाएगा। व्यवहार बदलने की प्रक्रिया हमेशा सजगता से शुरू होती है। पार्टिंग एंड कॉलिंग और हैबिट्स स्कोरकार्ड जैसी रणनीतियाँ इस बात पर केंद्रित होती हैं कि आप अपनी आदतों की पहचान करें और उन्हें शुरू करने वाले संकेतों से स्वीकार करें। इससे यह संभव हो पाता है कि आप उस तरह प्रतिसाद या रिस्पॉन्स कर रहे हैं जो आपको लाभ पहुंचाए। तो अध्याय का सार है, पर्याप्त अभ्यास से आपका मस्तिष्क उन संकेतों को ग्रहण कर लेगा जो बिना सजगता से सोचे निश्चित परिणामों का पूर्वानुमान देते हैं। एक बार जब हमारी आदत स्वचालित हो जाती है तो हम उस पर ध्यान नहीं देते कि हम क्या कर रहे हैं। सजगता के साथ ही व्यवहार बदलने की प्रक्रिया शुरू होती है। बदलने से पहले आपकी अपनी आदतों के प्रति सजग रहना होगा। पार्टिंग एंड कॉलिंग आपकी सजगता के स्तर को अचेतन आदत से ज़्यादा चेतना के स्तर तक ले जाती है। बस आपको अपने काम को बोलते जाना है। हैबिट स्कोरकार्ड एक सरल तरीका जिससे आप अपने व्यवहार के प्रति अधिक सजग हो सकते हैं। तुम्हारे पास 5वां अध्याय है, नई आदत शुरू करने का श्रेष्ठतम तरीका। बेहतर व्यायाम की आदत को बनाने के लिए 2001 में अनुसंधान करने वाली ने ग्रेट ब्रिटेन में 2048 लोगों के वास्ते 2 हफ्ते का कार्यक्रम बनाया। अध्ययन में शामिल लोगों को 3 समूह में बांट दिया। पहला समूह नियंत्रित था, उनसे सिर्फ यह कहा गया कि वे यह देखें कि वे कितनी बार व्यायाम करते हैं। दूसरा प्रेरक समूह था, उनसे कहा गया कि उन्हें केवल वर्कआउट्स को ही नहीं देखना बल्कि व्यायाम के लाभों के बारे में भी पढ़ना है। अनुसंधानकर्ताओं ने इन्हें यह भी समझाया कि किस तरह से व्यायाम से दिल की बीमारी, कोरोनरी हार्ट रोग के जोखिम को कम कर सकते हैं, दिल की सेहत को सुधार सकते हैं। अंतिम तीसरे समूह के लिए वही प्रस्तुति रही जो दूसरे समूह के लिए थी, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि प्रेरणा का स्तर उतना ही बना रहे। हालांकि उन्हें कहा गया कि वे एक प्लान के तहत बताएं कि कब और कहां अगले हफ्ते एक्सरसाइज की जाए। खासतौर पर तीसरे समूह के हर सदस्य ने इसके आगे का वाक्य पूरा कर दिया, अगले हफ्ते में कम से कम 20 मिनट का कठोर व्यायाम करूंगा दिन और इस समय और करूंगा। पहले और दूसरे समूह में करीब 35 से 38% लोगों ने हफ्ते में एक दिन व्यायाम किया। दिलचस्प बात यह रही कि प्रेरक प्रस्तुति से दूसरे समूह के व्यवहार में कोई अर्थपूर्ण बदलाव नहीं देखने को मिला, लेकिन 91% लोग जो तीसरे समूह के थे उन्होंने हफ्ते में एक दिन सामान्य से 2 गुना व्यायाम किया। उन्होंने जो वाक्य लिखा उसको अनुसंधानकर्ता क्रियान्वयन की मंशा कहते हैं, जो एक प्रकार से बता देता है कि अब कब क्या करना है और कहाँ करना है। इस प्रकार से आप किसी विशेष आदत को अमल में लाने की इच्छा रखते हैं। संकेत जो किसी आदत की शुरुआत करते हैं वे व्यापक स्वरूपों में आते हैं, जैसे जेब में फ़ोन बजने का एहसास, चॉकलेट चिप, कुकीज़ की खुशबू, एम्बुलेंस के सायरनों की ध्वनि। लेकिन इनमें 2 सबसे ज़्यादा सामान्य संकेत होते हैं, समय और स्थान। क्रियान्वयन की मंशा इन दोनों संकेतों का इस्तेमाल करती है। व्यापक रूप से कहा जाए तो क्रियान्वयन की मंशा को रचने का फॉर्मेट होता है, जब एक्स स्थिति आती है तो मैं वॉय रिस्पॉन्स दूंगा। सैकड़ों अध्ययन बताते हैं कि क्रियान्वयन की मंशाएं लक्ष्यों पर टिके रहने के लिए प्रभावी होती हैं, चाहे इस बात का सटीक समय और तिथि लिख कर रखनी हो कि आपको किस दिन का फ्लू का टीका लगवाना है या आंतों की जांच के लिए कोलोनोस्कोपी के अपॉइंटमेंट के समय को दर्ज करना है। इससे इस बात के अवसर बढ़ जाते हैं कि लोग रिसाइकलिंग करने, पढ़ने, जल्द सोने या सिगरेट पीना छोड़ने की आदतों से जुड़े रहेंगे। शोध करने वालों ने यहाँ तक पाया कि जब भी लोगों से क्रियान्वयन की मंशाओं से संबद्ध प्रश्नों को पूछा जाता है तो मतदान का प्रतिशत बढ़ जाता है। ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, आप किस मार्ग से मतदान केंद्र तक जाएंगे, आप किस समय जाने का प्रोग्राम बना रहे हैं, किस बस से वहां जाने वाले हैं। सरकार के अन्य सफल प्रोग्रामों ने लोगों को सही समय पर टैक्स भरने की स्पष्ट प्लानिंग करने को प्रेरित किया है या लोगों को मार्गदर्शन प्रदान किया है कि कब और कहां विलंब से ट्रैफिक बिल्स भरे जा सकते हैं। और पंच लाइन
पंच लाइन साफ है, जो लोग विशेष रूप से योजना बना लेते हैं कब और कहाँ वे नई आदत के अनुसार काम करेंगे, तो उनके इसका पालन करने की अधिक संभावनाएं रहती हैं। इन मूल बातों का पता लगाए बिना अनेक लोग अपनी आदतें बदलने की कोशिश करते हैं। हम खुद से ही कहते हैं मैं सेहतमंद भोजन करूंगा या मैं ज़्यादा लिखूंगा, लेकिन हम यह नहीं कहते कि अब कब और कहाँ पर ये आदतें साकार होंगी। हमें इसे अवसर और उम्मीद के हवाले कर देते हैं कि हमें यह करने की आदत रहेगी या फिर उचित समय आने पर प्रेरित अनुभव करेंगे। क्रियान्वयन की मंशा अस्पष्ट धारणाएं जैसे मैं अधिक व्यायाम करना चाहता हूं या मैं ज़्यादा काम करना चाहता हूं अथवा वोट देना चाहिए को ख़त्म करती है और उन्हें ठोस कार्य योजना में बदल देती है। तो कई लोग सोचते हैं कि उनमें प्रेरणा की कमी है, जबकि उनमें वास्तव में अस्पष्टता की कमी होती है या हमेशा स्पष्ट नहीं होता कि कब और कहाँ कार्रवाई की जानी चाहिए। कुछ लोग उचित समय की प्रतीक्षा में पूरा जीवन निकाल देते हैं ताकि वे कुछ सुधार कर सकें। एक बार जब क्रियान्वयन की मंशा तय हो जाती है तो फिर प्रेरित होने के लिए प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती। उदाहरण के लिए, क्या मैं आज एक चैप्टर लिखूं या नहीं, क्या मैं आज सुबह या फिर दोपहर के खाने के बाद ध्यान करूं। जब कार्रवाई का क्षण आता है तो फैसला लेने की जरूरत नहीं पड़ती। आप आसानी से पूर्व निर्धारित योजना का अनुसरण करते जाते हैं। अपनी आदतों में इस रणनीति को लागू करने के लिए इस वाक्य में रिक्त स्थान को भरें। मैं व्यवहार को तय समय पर नियत या स्थान पर करूंगा। ध्यान, मैं सुबह 7 बजे 1 मिनट के लिए रसोई में ध्यान करूंगा या करूंगी। पढ़ाई, मैं संध्या को 6 बजे 20 मिनट तक अपने शयन कक्ष में स्पेनिश पढ़ूंगा या पढ़ूंगी। व्यायाम, मैं संध्या 5 बजे 1 घंटे तक स्थानीय जिम में व्यायाम करूंगा या करूंगी। विवाह, मैं सुबह 8 बजे अपने जीवन संगनी साथी के लिए रसोई में चाय बनाऊंगा या बनाऊंगी। यदि आप इस बात को लेकर निश्चिंत नहीं है कि आदत कब से शुरू करें, तो किस हफ्ते या माह या फिर वर्ष के लिए दिन ऐसा करने की कोशिश करें। इस बात की संभावना ज़्यादा रहती है कि लोग उस समय कदम उठाएं, क्योंकि उस समय आशा सामान्यतः ज़्यादा होती है। यदि हमें आशा है तो हमारे पास काम करने का कारण होता है। नई शुरुआत हमेशा प्रेरित करती है। क्रियान्वयन की मंशाओं का एक अन्य लाभ भी होता है। आप क्या चाहते हैं और कैसे उसे हासिल करेंगे, इसके बारे में स्पष्ट होने से आपको उन चीज़ों को न कहने में मदद मिलती है जो आपकी प्रगति को पटरी से उतार देती है, आपका ध्यान भंग करती है और आपको मार्ग से भटका देती है। कई बार हम छोटे से निवेदन को भी हाँ कह देते हैं क्योंकि हमें स्पष्ट नहीं होता कि हमें करना क्या है। जब आपके सपने धुंधले रहते हैं तो पूरे दिन छोटे छोटे बहानों को तर्कसंगत मानना आसान हो जाता है और हम कभी भी सफलता के लिए जरूरी चीज़ों की ओर स्पष्ट नहीं हो पाते। आपकी आदतों को कुछ समय और गुंजाइश दें ताकि वे बनी रह सकें। लक्ष्य का अर्थ समय और स्थान को स्पष्ट करना है। आदत को बार बार दोहराने से उस स्थिति में भी आपके भीतर सही समय पर सही कदम उठाने की तीव्र इच्छा पैदा होती है। जब आप कह भी नहीं सकते कि ऐसा क्यों है। लेखक जैसन जोइंग का कथन है कि स्पष्ट रूप से जब तक आपके पास विचार की सजगता नहीं होगी आप वर्कआउट नहीं कर सकते। लेकिन जैसे एक कुत्ता लालायित होने पर लार टपकाने लगता है, ठीक वैसे ही आप भी सामान्य तौर पर वर्कआउट के वक्त बेचैनी हो सकती है। अपने जीवन एवं काम में क्रियान्वयन की मंशा को उपयोग में लाने के कई तरीके हैं। स्टैनफोर्ड में प्रोफेसर रहे बीजे फॉग से मैंने एक तरीका सीखा जिसे मैं आदतों को क्रमबद्ध करना चाहता हूँ और यह मेरा पसंदीदा उपाय है। आदतों को क्रमबद्ध करना अपनी आदतों को पूरी तरह से बदलने का आसान उपाय। फ्रांसीसी दार्शनिक डेनिस दिदरो पूरे जीवन गरीबी में रहे, लेकिन 1765 में एक दिन सब बदल चुका था। विद्रोह की बेटी की शादी होने जा रही थी और वह उस शादी का खर्च भी वहन नहीं कर सकते थे। धन की कमी के बाद भी दिदरो को उस समय के विश्वकोश को एनसाइक्लोपीडी के लेखक और ईसा संस्थापक के रूप में उनकी भूमिका के लिए जाना जाता था। जब रूस की महारानी कैथरीन द ग्रेट ने दिदरो को वित्तीय परेशानी के बारे में जाना तो उन्हें दुख हुआ। वह पुस्तक प्रेमी थी और उनको विश्वकोश बेहद पसंद आया। उन्होंने दिदरो की निजी लाइब्रेरी को 1000 पाउंड में खरीदने की पेशकश की, जो आज के हिसाब से $1,50,000 से भी ज़्यादा है। अचानक दिदरो के पास बहुत धन एकत्र हो गया। उन्होंने न केवल बेटी की शादी में खर्च किया बल्कि खुद के लिए भी एक लाल पोशाक खरीदी। दिदरो का परिधान बहुत सुंदर था, इतना सुंदर कि उनके आसपास की अन्य चीज़ें उस परिधान की तुलना में कमतर लग रही थी। उन्होंने लिखा कि उनके वस्त्र और उनके पास जो अन्य चीज़ें थी उनमें कोई तालमेल नहीं था, न ही सुंदरता थी। तो दिदरो में जल्द तीव्र इच्छा पैदा हुई कि उनके पास जो चीज़ें हैं उन्हें भी अपग्रेड किया जाए। उन्होंने अपने कालीन को दमिश्क से लाए गए कालीन से बदल लिया। उन्होंने महंगी मूर्तियों से अपने घर को सजाया। उन्होंने चूल्हे के ऊपर रखने के लिए कांच खरीदा और एक बेहतर किचन टेबल खरीदी। उन्होंने अपनी पुरानी बेंत की कुर्सी को हटाकर चमड़े की कुर्सी खरीद ली। जिस तरह से डोमिनोज एक के बाद एक गिरते गए
उसी तरह उन्होंने एक के बाद एक चीज़ें खरीदी। दिदरों का व्यवहार असामान्य नहीं था। वास्तव में एक चीज़ के बाद दूसरी चीज़ खरीदने की प्रवृत्ति को दिदरो इन्फेक्ट कहते हैं। दिदरो इन्फेक्ट के अनुसार नई नई चीज़ों को खरीदने से अक्सर खपत की सर्पीली रेखा बन जाती है, जिससे व्यक्ति और खरीदारी करने लगता है। इस पैटर्न को कहीं भी देखा जा सकता है। आप वस्त्र खरीदते हैं तो नए जूते लेते हैं और उसी को मैच करती हुई ईयर रिंग्स भी ले लेते हैं। आप सोफ़ा लेते हैं तो आप लिविंग रूम की पूरी सजावट पर सवाल उठाने लगते हैं। आप अपने बच्चे के लिए खिलौना लेते हैं और उसकी एक्सेसरीज को भी खरीदने लग जाते हैं। यह खरीद की श्रृंखला है। अनेक मानव व्यवहार इसी चक्र का अनुसरण करते हैं। जो आपने हाल ही में पूरा किया, उसी के आधार पर आप अक्सर तय करते हैं कि आगे क्या करना है। बाथरूम जाने के साथ हाथों को धोना और उन्हें सुखाने का ध्यान आता है तो आपको याद दिलाता है कि खराब और गंदे टॉवेल को धोना है, तो आप डिटर्जेंट को भी खरीदारी की सूची में डाल लेते हैं। इस तरह से कई चीज़ें जुटती जाती हैं और कोई भी व्यवहार एकाकी नहीं रहता। हर कार्य में अगले व्यवहार का एक संकेत रहता है। यह महत्वपूर्ण क्यों है? जब नई आदतों को बनाने की बात आती है तो आप अपने फायदे के लिए व्यवहार की कड़ियों को जोड़कर देख सकते हैं। नई आदतों को बनाने का सबसे अच्छा उपाय है कि आप एक वर्तमान आदत को पहचान लीजिए जिससे आप प्रतिदिन करते हैं और फिर नई व्यवहार को सबसे ऊपर ले जाएं। इससे ही आदतों को क्रमबद्ध करना कहते हैं। आदतों को क्रमबद्ध करना क्रियान्वयन की मंशा का विशेष रूप है। नई आदत को किसी विशेष समय और स्थान से जोड़ने की बजाय आप नई आदत को वर्तमान आदत से जोड़ देते हैं। यह पद्धति किसी भी आदत के स्पष्ट संकेत के लिए है उपयोग में लाई जा सकती। इस पद्धति का सृजन विजय फॉग ने अपने टाइनी हैबिट प्रोग्राम के तहत किया था। आदतों को क्रमबद्ध करने का फार्मूला इसके वर्तमान आदत पश्चात में नई आदत का पालन करूंगा। तो उदाहरण के लिए ध्यान। हर सुबह अपने कप में कॉफ़ी डालने के बाद मैं 1 मिनट ध्यान लगाऊंगा। व्यायाम। जैसे ही मैं काम से आने के बाद अपने जूते उतारूंगा, वर्कआउट के कपड़े पहनकर व्यायाम करूंगा। कृतज्ञता। जब रात में मैं भोजन के लिए बैठूंगा तो मैं एक बात कहूंगा कि आज का दिन जैसा निकला उसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूं। विवाह। जब मैं रात में बिस्तर पर जाऊंगा तब अपनी जीवन संगिनी को चुंबन दूंगा। सुरक्षा। जब मैं दौड़ने के जूते पहनूंगा तो अब मैं अपने मित्र या परिवार के सदस्यों को मैसेज भेजूंगा कि मैं दौड़ लगाने जा रहा हूं और उसमें कितनी देर लगेगी। अपने इच्छित व्यवहार को हर दिन किए जाने वाले कार्य के साथ जोड़ना ही इसकी कुंजी है। एक बार जब आप इसके बुनियादी ढांचे में महारत हासिल कर लेते हैं तो आप कई छोटी छोटी आदतों की श्रृंखला को एक साथ क्रमबद्ध कर सकेंगे। इससे आप उस स्वाभाविक गति का फायदा उठा सकेंगे जो एक व्यवहार से आकर दूसरे की ओर बढ़ती है। यह दिदरो इन्फेक्ट का सकारात्मक पहलू है। तो नई आदतों को क्रमबद्ध करना। तो पहली आदत है संकेत, फिर ललक, फिर रिस्पॉन्स और पुरस्कार। दूसरी आदत सेम तरीके से, तीसरी आदत सेम तरीके से और चौथी आदत सेम तरीके से। तो सुबह की आपकी आदतों को क्रमबद्ध करना इस प्रकार लग सकता है। सुबह कप में कॉफ़ी भरने के बाद मैं 60 सेकंड तक ध्यान के लिए बैठूंगा। ध्यान में 60 सेकंड बिताने के बाद मुझे दिन भर में क्या करना है उसके बारे में लिखूंगा। दिन में क्या क्या करना है उसे लिखने के बाद तत्काल मैं पहले काम पर आ जाऊंगा। फिर यह आदतों को इस तरह से संध्या में क्रमबद्ध करने की कल्पना करें। डिनर खत्म करने के बाद मैं अपनी प्लेट सीधे डिश वॉशर में रखूंगा। अपनी डिश को उसमें रखने के तत्काल बाद मैं काउंटर साफ कर दूंगा। फिर काउंटर साफ करने के बाद मैं सुबह के लिए कॉफ़ी का कप तैयार करके रख दूंगा। अपने रोज़मर्रा के कामों में आप नए व्यवहारों को भी शामिल कर सकते हैं। उदाहरण के लिए आपका सुबह का रूटीन कुछ ऐसा है: उठना, बिस्तर ठीक करना, नहाना। मान लीजिए आप हर रात ज़्यादा पढ़ने की आदत को विकसित करना चाहते हैं। इसके लिए आपको आदतों के क्रम को बढ़ाना होगा जो इस तरह का हो सकता है: उठना, बिस्तर ठीक करना, अपने तकिए के नीचे पुस्तक रख देना और नहाने जाना। जब आप रात को बिस्तर पर पहुंचेंगे तो लुत्फ लेने के लिए इस पुस्तक आपकी प्रतीक्षा में होगी। कुल मिलाकर आदतों को क्रमबद्ध करना आपको कुछ सरल नियम बनाने की गुंजाइश भी देता है जिनसे आप भविष्य के व्यवहार के प्रति तैयार हो सकें। इसका मतलब यह है कि अगला कार्य कौन सा होगा, इसकी कार्य योजना पहले से आपके पास होगी। जब आप इस तरीके के साथ सहज हो जाते हैं तो आप सामान्य आदतों को क्रमबद्ध करते हैं जो उपयुक्त परिस्थिति में आपका मार्गदर्शन करती है। व्यायाम। जब मैं सीढ़ियाँ देखूंगा तो मैं एलिवेटर की बजाय उसी का प्रयोग करूंगा। सामाजिक कौशल। जब मैं किसी पार्टी में जाऊंगा तो मैं उनसे मिलूंगा जिन्हें मैं नहीं जानता। वित्त। जब मैं $100 में कुछ खरीदना चाहूँगा तो उसे खरीदने से पहले मैं 24 घंटे प्रतीक्षा करूँगा। सेहतमंद खाना। जब भी मैं खाना खाऊंगा तो सबसे पहले मैं प्लेट में सब्जियां रखूँगा। न्यूनतम आवश्यकता। जब मैं नई वस्तु लूँगा तो एक को हटा दूँगा यानी कम करूँगा। एक लाओ एक बाहर करो। फिर मूड। जब
फ़ोन की रिंगटोन सुनाई देगी तो मैं लंबी गहरी सांस लूँगा और उत्तर देने से पहले मुस्कुरा दूंगा। विस्मृत, जब भी मैं किसी सार्वजनिक स्थान से जाऊँगा तो अपनी टेबल और कुर्सी ध्यान से देखूँगा कि कुछ भूल तो नहीं रहा हूँ। इससे अंतर नहीं पड़ता कि इस रणनीति को कैसे उपयोग में लेना है। सफल आदत क्रम बनाने का रहस्य सही संकेत को चुनने में है। व्यवहार के लिए समय और स्थान का विशेष उल्लेख करने वाली क्रियान्वयन की मंशा से अलग आदतों के क्रम में समय और स्थान निहित रहते हैं। कब और कहाँ आप उस आदत का उपयोग अपने प्रतिदिन के रूटीन में करना चाहेंगे, इससे बड़ा फर्क पड़ेगा। यदि आप अपने सुबह के रूटीन में ध्यान शामिल करने की कोशिश में हैं, लेकिन सुबह बहुत अस्त व्यस्त रहती है और बच्चे भी कमरों में दौड़ रहे होते हैं, तो ऐसे में यह स्थान और समय गलत होगा। इस पर विचार करके आप ध्यान में कब सफल होंगे। खुद को यह ना बताएं कि आपको यह आदत बनानी है, जबकि आप किसी अन्य आदत के साथ मुड़ सकते हैं। आपके संकेत में उतनी ही आवृत्ति होनी चाहिए जितनी आपकी इच्छित आदत में है। यदि आप हर दिन की कोई आदत बनाना चाहते हैं, लेकिन आप उसे उस आदत के ऊपर के क्रम में रखते हैं, तो जो आप हर सोमवार को ही करते हैं, ऐसे में यह सही चयन नहीं माना जाएगा। आदत क्रम को सही तरह से बनाने का एक उपाय वर्तमान आदतों को ऊपर नीचे करके उसकी सूची को ठीक करना। अपनी हैबिट स्कोर कोड अंतिम चैप्टर से शुरू करके उपयोग में ला सकते हैं। विकल्प के तौर पर आप 2 कॉलम में भी सूची बना सकते हैं। पहले कॉलम में उन आदतों को लिखें जो आप हर दिन करते हैं। उदाहरण के लिए, बिस्तर से बाहर निकलना, नहाना, दांत साफ करना, कपड़े पहनना, 1 कप कॉफ़ी तैयार करना, नाश्ता करना, बच्चों को स्कूल ले जाना, दिन का काम शुरू करना, लंच करना, दिन का काम समाप्त करना, काम से आकर कपड़े बदलना, रात के भोजन के लिए बैठना, लाइट्स ऑफ करना और सो जाना। आपकी सूची बहुत लंबी हो सकती है, लेकिन आपको एक आइडिया मिलता है आपके साथ जो हर दिन घटित होता है। दूसरे कॉलम में वह लिखें। उदाहरण के लिए, सूर्य निकलता है, आपको कोई टेक्स्ट मैसेज मिलता है, जो गीत आप सुन रहे हैं वह खत्म होता है, सूर्यास्त होता है। इन 2 सूचियों के साथ ही आप यह सोचने लगते हैं कि आपकी जीवन शैली में नई आदत को किस सबसे अच्छे स्थान पर रखा जाए। आदतों का क्रम बनाना उस समय श्रेष्ठ नतीजे देता है जब संकेत स्पष्ट हों और उस पर तत्काल काम किया जा सके। कई लोग ऐसे संकेत चुनते हैं जो धुंधले रहते हैं। मैंने खुद यह गलती की है। जब मैंने आदत में पुशअप को शुरू करना चाहा, मेरी आदत का क्रम था, जब मैं लंच के लिए ब्रेकअप लूँगा तब 10 पुशअप करूँगा। पहली बार देखने पर यह ठीक लग रहा था, लेकिन जल्द ही मैं जान गया कि यह संकेत अस्पष्ट था। क्या मुझे दोपहर के भोजन से पहले पुशअप करना चाहिए? दोपहर के भोजन के बाद इसे करें? मैं इसे कहाँ कर सकूँगा? कुछ दिन की अनियमितता के बाद मैंने मेरी आदतों का क्रम बदला। जब मैं दोपहर के खाने के लिए अपना लैपटॉप बंद करूँगा तब अपनी डेस्क के पास ही पुशअप कर लूँगा। मेरी अस्पष्टता खत्म हो गई। अधिक पढ़ना या बेहतर खाना जैसी आदतें महत्व की हैं, लेकिन ये लक्ष्य किसी तरह के निर्देश नहीं देते कि कैसे और कहाँ किए जाएं। इसमें विशिष्टता और स्पष्टता जरूरी है। जब मैं द्वार बंद करता हूँ, जब मैं दांतों को ब्रश करता हूँ, जब मैं टेबल के पास बैठता हूँ, इसमें इन बातों को स्पष्ट करना अहम है। जितनी ज़्यादा सुदृढ़ता से आपकी नई आदत किसी विशेष संकेत से जुड़ी होगी, उतनी ही बेहतर संभावना यह होगी कि आप देख सकेंगे कि कब काम करने का समय आ गया है। व्यवहार बदलने का पहला नियम है इसे स्पष्ट बनाए। क्रियान्वयन की मंशा और आदतों को क्रमबद्ध करने जैसी रणनीतियाँ आदतों के लिए स्पष्ट संकेत तैयार करने के सबसे व्यवहारिक तरीकों में शामिल है। इससे आप स्पष्ट योजना बना सकते हैं कि कब और कहाँ कार्रवाई करनी है। तो अध्याय का सारे व्यवहार बदलने का नियम, इसे स्पष्ट बनाएं। समय और स्थान 2 संकेत सबसे सामान्य होते हैं। क्रियान्वयन की मंशा तैयार करना ऐसी रणनीति है जिसका इस्तेमाल आप नई आदत को किसी विशेष समय और स्थान के साथ जोड़ने में कर सकते हैं। तो क्रियान्वयन की मंशा का फार्मूला, मैं अपना व्यवहार सही समय और सही स्थान पर करूंगा। आदतों का क्रम बनाना ऐसी रणनीति है जिसका इस्तेमाल आप नई आदत के लिए वर्तमान आदत के साथ उसकी जोड़ी बनाने में कर सकते हैं। आदतों को क्रमबद्ध करने का फार्मूला है, इसके वर्तमान आदत के बाद मुझे यह नई आदत करना है। तो हमारे पास अध्याय नंबर 6वां है। प्रेरणा का अधिक मूल्यांकन, माहौल का महत्व अक्सर अधिक होता है। तो अध्याय नंबर 6, प्रेरणा का अधिक मूल्यांकन, माहौल का महत्व अक्सर अधिक होता है।